यस एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासेस। अभी तक सर हमने जो देखा है चैप्टर 2 में हमने स्कोप ऑफ इनकम देखा है सेक्शन 5। तो सर सेक्शन 5 में अभी तक हमने तीनों रेजिडेंट्स आरओआर, आरएनओआर एंड नॉन रेजिडेंट तीनों का टैक्सेशन हमने देख चुके हैं। मतलब किसमें किसी का स्कोप ऑफ इनकम क्या बनता है। इसके बाद सर हमने इनकम डीम टू रिसीव्ड एंड इनकम डीम टू अक्रू देखा। इनकम डीम टू रिसीव्ड में आप देखेंगे सेक्शन 7 अप्लाई होता है। सेक्शन 7 को हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीटली कवर कर लिया है। सर सेक्शन 9 बचता है हमारा इनकम डीम टू अक्रू। इनकम डीम टू अक्रू सर ये क्या है, मतलब अलग से क्या कोई कॉन्सेप्ट है या एक अलग से देखिए, ये कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक है इनकम टैक्स के। दूसरा, नॉन रेजिडेंट के टैक्सेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में सेक्शन 9 का ही इंपॉर्टेंट रोल आता है। सेक्शन 9 ही एक ऐसा सेक्शन है जो किसी भी नॉन रेजिडेंट की इनकम इंडिया में वो टैक्सेशन के दायरे में लाता है। अब सेक्शन 9 हम पढ़ क्यों रहे हैं सर? देखिए, पढ़ इसलिए रहे हैं, मैंने आपको बैकग्राउंड भी दिया था एंड देन मैं आपको अभी अगेन बैकग्राउंड देता हूँ। देखिए सेक्शन 9 ये आया क्यों सर पिक्चर में? देखिए ये पिक्चर में इसलिए आ रहा है, अभी हमने देखा था सेक्शन नंबर 5। तो सर सेक्शन 5 में हमने क्या देखा था? सेक्शन 5 में देखा था सर हमने स्कोप ऑफ इनकम। यस सर, इसमें से 3 कैटेगरी थी, आर ओ आर एन ओ आर एंड लास्ट वन इज नॉन रेजिडेंट। तो सर आर ओ आर एन ओ आर नॉन रेजिडेंट में तीनों में एक चीज कॉमन थी सर, बताइए क्या? तीनों में एक चीज कॉमन थी, वो इनकम जो इंडिया में रिसीव होती है या वो इनकम जो इंडिया में अक्रू होती है, वो कंप्लीटली दोनों तीनों असेसिस में, ये तीनों असेसिस में वो टैक्सेबल थी। मतलब हम उसको उसके स्कोप ऑफ इनकम के हिसाब से हम उसको इनकम में उसको ऐड करते हैं। तो इसके बाद हमने देखा एक चीज और कॉमन थी, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड, डीम्ड टू बी रिसीव्ड। तो ये था सेक्शन नंबर 7। ये भी हमारा क्या है सर? तीनों असेसिस में टैक्सेबल था, तीनों असेसिस की इनकम में ये ऐड किया जाता था। ये सर तीनों असेसिस की इनकम में ऐड हम इसे करते थे। बट सर इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और आता था, आप याद कीजिए, विच इज इनकम डीम्ड टू अक्रू। इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, राइट? इन इंडिया की बात चलेगी, यस, क्योंकि बाहर की इनकम तो ऑब्वियसली टैक्सेबल नहीं होती एक्सेप्ट इन रेजिडेंट केसेस। तो सर ये डील करता है सेक्शन नंबर 9। तो देखिए कॉन्सेप्ट बैकग्राउंड समझिए दोबारा से। बैकग्राउंड क्या है? इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि नॉन रेजिडेंट असेसीज जो है हमारे, वो असेसीज इंडिया में इनडायरेक्टली पैसा कमाते हैं, इंडिया से इनडायरेक्टली अर्निंग करते हैं। बट वो क्योंकि वो नॉन रेजिडेंट है, ये कहते हुए कि वो इंडिया में अप्रूव नहीं हो रही है या इंडिया में रिसीव नहीं हो रही है, इसलिए वो उससे टैक्सेशन से बच जाते हैं। बट इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है कि वो कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। सेक्शन 9 जो है इनकम डीम टू अप्रूव, हम वो इनकम भी चाहे वो इंडिया से बाहर ही क्यों ना अराइज या अक्रू हो रही हो, स्टिल हम उसको मानते हैं वो इंडिया में ही अक्रू और अराइज हो रही है। मतलब हम उसको डीम कर रहे हैं, हम उसको डीमिंग प्रोविजन हमने उसको दे दिया। डीम्ड डीम्ड क्या? टू अक्रू अराइज वेयर? इन इंडिया। वो इंडिया से बाहर हो रही है एक्चुअली, ठीक है, स्टिल वो क्या हो सकता है, उसे हम बोल रहे हैं कि वो इंडिया में अक्रू या अराइज मानी जाएगी, सब्जेक्ट टू जो भी हमारे प्रोविजन हमें दिए गए हैं। यस सर, उसके प्रोविजन के हिसाब से मानी जाएगी, इसके बाहर नहीं मानी जाएगी। तो सर सेक्शन 9 हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमने स्कोप ऑफ इनकम को कंप्लीट करना है। स्कोप ऑफ इनकम ऑलरेडी हम देख चुके थे कि हमारा क्या क्या इसमें आता है, इसमें मैंने आपको दोबारा बता ही दिया था, ठीक है। अभी हम देखते हैं सेक्शन 9 थोड़ा सा क्या है, सेक्शन 9 थोड़ा सा लेंथी है। देखिए सेक्शन 9 में सबसेक्शन 1 है जो सभी क्लॉजेज डील करता है, एक तरह से जो सिचुएशन बताता है कब कब आपकी इनकम अक्रू मानी जाएगी या नेचर ऑफ इनकम कौन सी होगी, राइट। तो सेक्शन 9(1) का 1 बात करता है बिजनेस कनेक्शन का, बिजनेस कनेक्शन। इसी तरह से सबसेक्शन 2, 3 ये बात करते हैं सर सैलरी इनकम, सैलरी, राइट। तो सबसेक्शन 4 बात करता है, सॉरी इट इज क्लॉज 4, तो ये बात करता है सर सैलरी के अलावा डिविडेंड इनकम का, ठीक है। और इसी तरह से हमारी अदर क्लॉजेज हैं। तो आइए इसको देखते हैं हम, इसका जो हमारा इसका फ्रेमवर्क किस तरह से बनाया गया है। देखिए सेक्शन 9 का एनालिसिस। सेक्शन 9 बात करता है सर इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, इनकम डीम टू अक्रू और अराइज। तो सर सबसे पहले हम अराइज और अक्रू को भी समझेंगे, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इनमें, थोड़ा थोड़ा,
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में बताया हुआ है दोनों में फर्क क्या है, या दोनों में फर्क करना जरूरी है क्या, दोनों वर्ड सेम लगते हैं, स्टिल हम इसको एक बार देखेंगे। बट हम इससे पहले देखते हैं इसका फ्रेमवर्क, सेक्शन 9 किस तरह से डेवलप किया गया है। तो सर सेक्शन 9(1) आप देखिए 9(1) की सर फर्स्ट क्लॉज, तो फर्स्ट क्लॉज बात करती है सर एनी इनकम, मतलब सर देखिए फर्स्ट के बाद जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, वो सभी रेस्पेक्टिव एक कैटेगरी ऑफ इनकम को डील करते हैं, ठीक है। बट अदर देन दीज कैटेगरीज, ठीक है, क्लॉज सेकंड में क्या आता है, सैलरी, क्लॉज थर्ड में सैलरी, राइट, क्लॉज 4 में डिविडेंड, क्लॉज 5th में इंटरेस्ट, रॉयल्टी, एंड क्लॉज 7 में फीस और टेक्निकल सर्विस। इसी तरह क्लॉज 8 में आप देखेंगे कुछ इस तरह का आता है, विदाउट कंसिडरेशन आइटम्स, जो गिफ्ट वगैरह होते हैं मोर देन 50,000, वो आता है। तो सर इट मीन्स आप देखिए क्लॉज 1 जो है ना वो रिमेनिंग क्लॉज है, मतलब इन सभी क्लॉजेज में जो इनकम नहीं आती, फिर हम चेक करते हैं उसको 9(1) में क्या है। तो 9(1) इज मतलब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है। और देखिए अब 9(1) में इनडायरेक्टली आप देखेंगे 3 सब क्लॉज अंदर दिया है इसको एक काफी वाइड रूप दिया है। आप देखेंगे इसमें 3 क्राइटेरिया हैं 9(1) एक्ट करने के, इट इज बिजनेस कनेक्शन, इट इज प्रॉपर्टी एसेट, एंड इट इज कैपिटल एसेट, ठीक है। इसको हम डिटेल में समझेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी आपको, ताकि ज्यादा टेक्निकल ना हो, पहले हम ये रिमेनिंग क्लॉजेज स्टडी करेंगे आज, देन इसके बाद हम 9(1) डील करेंगे। आपने पहले अदर क्लॉजेज यदि स्टडी कर लिया अच्छे से, देन आपको मुझे लगता है आप इजिली 9(1) समझ पाएंगे। तो 9(1)(2) देखते हैं अभी हम। 9(1)(2) सैलरी अर्न्ड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया। देखिए अब इस तरह से हम सभी को डील करेंगे, तो देखिए इसको डिटेल डिस्कशन करते हैं। 9(1) में स्किप कर रहा हूँ अभी, 9(1) हम सबसे लास्ट में देखेंगे, थोड़ा सा लेंदी है। इसके अलावा तो आपकी छोटी छोटी क्लॉजेज इतनी आसान है, आप बहुत आसानी से उन्हें समझ भी पाएंगे। देखिए 9(1)(2) दिस वन, देखिए 9(1)(2) बात करता है, हम पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए, हम पढ़ रहे हैं इनकम डीम टू अक्रू इन इंडिया। वो इनकम जो इंडिया में अक्रू नहीं भी हो सकते, स्टिल वी आर सेइंग नहीं वो इंडिया में अक्रू, मतलब इंडियन गवर्नमेंट उस पर टैक्स का राइट अपना वेव नहीं करना चाहती है, इंडिया उस पर टैक्स लेना चाहता है। तो इसका मतलब है, आप देखिए नॉर्मली अक्रू का मीनिंग मैंने आपको पहले ही बताया, अक्रू का मतलब होता है सर, वैसे कहीं दिया नहीं है, बट हम अक्रू मतलब प्लेस ऑफ अक्रूवल कहाँ बोलते हैं, आई मीन टू से प्लेस ऑफ अक्रूवल। तो सर प्लेस ऑफ अक्रूवल होता है जहां हमारी सर्विसेज परफॉर्म होती हैं, सर्विसेज हम जहाँ रेंडर करते हैं, राइट, सर्विसेज जहाँ हम रेंडर करते हैं वो प्लेस हमारा नॉर्मली सर्विसेज के केस में अक्रूवल का प्लेस माना जाता है। बट इंडियन गवर्नमेंट क्या है, उसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए वो बोल रही है, आप देखिए इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए सेक्शन 9 की सबसेक्शन 1 में जो क्लॉज नंबर 2 है वो बात करता है सैलरी। बट सर सैलरी कौन सी, नॉन रेजिडेंट की, यस नॉन रेजिडेंट। सर मतलब वो सैलरी जो नॉन रेजिडेंट पर्सन इंडिया में रहते हुए अर्न करते हैं, और इंडिया में रहते हुए अर्न करते हैं मतलब सर वो सर्विसेज इंडिया में परफॉर्म करते हैं, वो सर्विसेज इंडिया में उन्होंने रेंडर की होती हैं, और उसके बदले उनको जो रेम्युनरेशन मिलता है, ठीक है, वो सैलरी की बात हो रही है। तो देखिए सैलरी पेबल फॉर सर्विसेज, अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, सैलरी पेबल फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, प्लीज नोट इन इंडिया मीन्स नॉन रेजिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सेक्शन को पढ़ रहे हैं सबसे पहला। तो नॉन रेजिडेंट इंडिया में आता है एंड देन वो यहाँ पे इंडिया में सर्व करता है, सैलरी पे अपना रेम्युनरेशन अर्न करता है, और इंडिया में अपनी सर्विस परफॉर्म कर रहा है। तो क्यों ना वो इनकम उसी इंडिया में अक्रू मान ली जाए। देखिए ये नॉर्मल अक्रू भी बन रहा था हमारा, ठीक है ना, मैंने बताया अक्रू का मतलब क्या, प्लेस ऑफ अक्रू कहाँ होता है, इट इज प्लेस वेयर सर्विसेज आर रेंडर्ड। ये कहीं लिखा नहीं है बट जनरली यही माना जाता है। इसीलिए 9(1) में स्पेशली फॉर नॉन रेजिडेंट्स, स्पेशली फॉर द नॉन रेजिडेंट्स उन्होंने बोल दिया कि नहीं, नॉन रेजिडेंट के केस में यदि सर्विसेज रेंडर इंडिया में हो रही हैं देन वो स्पेसिफिकली इंडिया में अक्रू माना जाएगा। उसको हम क्या मानेंगे, डीम टू, हम उसे अक्रूज को मान रहे हैं, इस विल बी डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, ठीक बात है। इसका एग्जांपल सिंपल है, इट इज सैलरी अर्न इन इंडिया, जितने दिन उसने इंडिया में रहकर अपना अर्निंग की सैलरी ली वो उसी सैलरी इंडिया में अक्रू मानी जाएगी, और अक्रू मान ली तो हमारे सेक्शन 5 के हिसाब से वो इंडिया में उसमें टैक्स लग जाएगा, राइट। बट सर इसके साथ साथ सैलरी में देखिए, सैलरी के अलावा क्या क्या, देखिए सैलरी के अलावा अब मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, दिस वाज ए 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, एक पर्सन नॉन रेजिडेंट है जो 10 ईयर के लिए इंडिया में आता है, देन वो क्या करता है,
5 ईयर्स 6 ईयर्स वो अपनी जॉब परफॉर्म करता है और 6 ईयर्स वो क्या करता है, सैलरी विड्रॉ करता है। अब उसने सैलरी विड्रॉ करी 6 ईयर्स, तो वो सर उसकी सैलरी इंडिया में अक्रू मानी गई, यस एज पर सेक्शन 91 क्लॉज 2 वो इंडिया में अक्रू मानी जाएगी, यस मानी जाएगी। बट सर ये 6 ईयर बाद ना वापस से अपने जो भी जहाँ से आया था, सपोज इट वाज यूएसए, एंड वो यूएसए वापस चला जाता है जॉब छोड़कर, तो सर इसके बाद तो अब उसका इंडिया में वो इनकम है नहीं, अब तो यूएसए में जाकर वो जॉब कर रहा है। बट कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में था, यदि हमारे जो कंपनी थी इंडिया में एबीसी लिमिटेड, उसके साथ इसका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट था 10 साल का, बट ये 6 साल में चला गया। स्टिल ये था कि जब वो जाएगा उसके बाद यदि वो 5 इयर्स की सर्विस कंप्लीट करता है तो उसको हम कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी हम उसको देंगे। सर रिटायरमेंट बेनिफिट्स लाइक ग्रेचुटी और लीव एनकैशमेंट भी हो सकता है, यस लीव एनकैशमेंट हो सकता है। तो सर इस तरह से मल्टीपल बेनिफिट्स कंपनी उसको देना चाह रही थी। अब ये तो जा चुका है यहाँ से 6 साल बाद, बट इसको जो बेनिफिट्स मिलने हैं ऑब्वियसली रिटायरमेंट के बाद ही मिलने हैं, एंड दिस विल बी पेड ड्यूरिंग दिस रिमेनिंग 4 इयर्स। तो सर अब जो ये इसको जाने के बाद 6 साल बाद जो उसको बेनिफिट मिलेंगे वो मिलेंगे, तो वो क्या उसके हैंड में टैक्सेबल होंगे, आई मीन क्या वो उसके हैंड में इंडिया में अक्रू माने जाएंगे। तो सर देखिए इसके लिए इन्होंने क्या किया, उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि ये जो सर्विसेज है ना जो रेंडर वो कर रहा है, जो उसके बदले रेम्युनरेशन ड्रॉ कर रहा है, वो उसमें पता है क्या क्या शामिल होगा, उसमें वो इनकम भी शामिल होगी, इट शैल इंक्लूड इनकम पेबल फॉर द लीव पीरियड, फॉर द लीव पीरियड प्रीसीडेड एंड सक्सीडेड बाय द सर्विसेज रेंडर्ड। मतलब इस जब उसने सर्विस परफॉर्म की इससे पहले की और इसके बाद मिलने वाले जो भी उसके बेनिफिट्स हैं वो भी उसको उसके इसमें टैक्सेबल किए जाएंगे, एंड विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो उसके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनते हैं। जब वो गया तो उसका लीव पीरियड में उसके कुछ लीव्स बची थी, उसको पैसा मिला, वो भी उसका काउंट होगा, राइट वो भी काउंट होगा। इसी तरह जो उसको ग्रेचुटी लीव एंगेजमेंट या पेंशन उसको बाद में मिलेगी, इवन आफ्टर जब वो अपनी जॉब एम्प्लॉयमेंट यहाँ से मतलब एम्प्लॉयमेंट से यहाँ से विड्रॉ कर लिया और एम्प्लॉयमेंट छोड़ के वो जा चुका है यूएसए, स्टिल उसके बाद जो उसको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो भी हमारे इसमें माने जाएंगे टैक्सेबल। टैक्सेबल इन द सेंस दे विल बी डीम टू अक्रू, माने क्या माने जाएंगे, दे विल बी डीम टू अक्रू, राइट। तो इतना सा ये हमारे क्लॉज 2 बहुत छोटी सी थी। क्लॉज 2 बात करती है सर, क्लॉज 2 सिर्फ और सिर्फ बात करती है रेम्युनरेशन किसका, नॉन रेजिडेंट का, और वो किस लिए, क्योंकि उसने इंडिया में सर्विस दी है। इट मींस रेम्युनरेशन जो नॉन रेजिडेंट विड्रॉ करता है फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, एंड उसके आगे और पीछे को जो लीव पीरियड है, एंड उसके साथ साथ जो उसको ग्रेचुटी के बेनिफिट्स या एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जो उसके टर्म्स में होते हैं एम्प्लॉयमेंट की वो मिलने वाले हैं, वो सभी उसमें शामिल होंगे। तो इसके साथ साथ अब हमें 913 भी देखना है। 913 भी सैलरी से रिलेट करता है, बट सर ये सैलरी कौन सी है, देखिए मैंने बताया प्लेस ऑफ अक्रूवल मतलब जहाँ सर्विसेज रेंडर होती है नॉर्मली, बट क्या है ना इंडियन गवर्नमेंट किसी भी तरह से टैक्स नहीं छोड़ना चाहती, वो टैक्स लेना चाहती है उस सैलरी पे भी जो परफॉर्म होती है आउटसाइड इंडिया, बट किस केसेस में सभी के लिए नहीं है, प्लीज नोट सभी के लिए नहीं है। देखिए 913 913 बात करता है सैलरी की, बट वो सैलरी जो इंडिया के बाहर परफॉर्म की जा रही है, मतलब जो सैलरी मिल रही है उसके बदले जो हमें सर्विसेज परफॉर्म की जा रही हैं वो इंडिया से बाहर है, बट परफॉर्म कौन कर रहा है, इंडियन सिटीजन, और सैलरी पे कौन कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट। तो देखिए सैलरी पेड बाय इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, सैलरी पे कर रही है जो उसने अपना ऑफिशियल वहां डिप्लॉय किया हुआ है। किसी भी कंट्री में हो सकता है जो इंडियन गवर्नमेंट से सैलरी पाता है, और जैसे लाइक आपके आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, अब वो ऑफिशियल्स क्या हैं, दूसरी कंट्री में रहते हैं, दूसरी कंट्री में रहते हैं और उनको यहाँ से सैलरी मिल रही है इंडियन गवर्नमेंट से, बट उनकी सर्विसेज तो अल्टीमेटली परफॉर्म कर हो रही हैं आउट ऑफ इंडिया। स्टिल दे आर सेइंग कि सैलरी पेड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू ए नॉन रेजिडेंट, सॉरी टू ए इंडियन सिटीजन, it is not non-resident, it is not a non-resident। सैलरी जो परफॉर्म हो रही है आउटसाइड इंडिया बाय इंडियन सिटीजन, एंड सैलरीज को कौन पे कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट, तो वो क्या माना जाएगा, उसको उस सैलरी को इंडिया में भी हम उसको अक्रू मान रहे हैं, उस सैलरी को हम इंडिया में अक्रू मान रहे हैं। इसके साथ साथ अब सैलरी के अलावा उसको यदि पेंशन मिलेगी, उसको यदि पेंशन मिलेगी और उसको अलावा उसको अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स मिलेंगे, तो क्या है, देखिए सैलरी तो गवर्नमेंट ने टैक्सेबल की है, मतलब सैलरी के लिए तो बोल रहे हैं कि वो आपको हम अक्रूवराइज मान रहे हैं इन इंडिया,
बट अलाउंसेज एंड परक्विजिट्स जो उसको पे किए जा रहे हैं आउटसाइड इंडिया उसकी सर्विसेज के साथ साथ, वो एग्जेम्प्ट है, उसको इंडियन गवर्नमेंट ने सेक्शन 10(7) में एग्जेम्प्ट किया हुआ है। इट मीन्स सैलरी टैक्सेबल है और उसके अलाउंसेज एंड परक्विजिट्स एग्जेम्प्ट है। जब आप एग्जेम्प्ट इनकम का चैप्टर पढ़ेंगे तब भी ये बात आएगी। एंड मल्टीपल क्वेश्चंस में आप देखेंगे यदि इस तरह का कोई क्वेश्चन बनता है, जो हमारे फॉरेनर जो हमारे फॉरेन में रहते हैं हमारे ऑफिसर्स, उनके ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें भी मेनली 3-4 बातें आएंगी, सैलरी, उसकी अलाउंसेज एंड उसकी पेंशन। तो पेंशन देखिए, पेंशन में क्या है, पेंशन पेबल आउटसाइड इंडिया, पेंशन पेबल आउटसाइड इंडिया बाय, कौन पे कर रहा है, बाय गवर्नमेंट टू इट्स ऑफिशियल एंड जजेस, यहाँ जजेस भी शामिल हैं। और देखिए इंडियन सिटीजन में कोई भी हो सकता है ना, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो ऑफिशियल हो, कोई है ना, इंडियन सिटीजन कोई भी हो सकता है, बट इसको सैलरी किससे मिलनी चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट से। तो इंडियन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होना चाहिए, सिंपल, इट वुड बी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इट शुड बी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना जरूरी है इसके लिए। यस, इसके लिए गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होना बहुत ज्यादा जरूरी है। Who permanently resides outside India shall not be deemed to accrue, मतलब पेंशन की बात कर रहे हैं कि पेंशन इंडिया में अक्रूराइज नहीं मानी जाएगी, बट यस आपका जो बट हाँ पेंशन में आप स्पेसिफिकली केसेस देखिए, हु परमानेंटली रिजाइड आउटसाइड इंडिया, उसका बाहर रहना जरूरी है, वो पेंशन अर्न कर रहा है और उसका बाहर रहना जरूरी है, वो बाहर रह रहा है देन उसके बाद वो पेंशन मिल रही है उसको, डेफिनेटली वो इंडिया में उसको अक्रू नहीं मान रहे हैं, बट सैलरी को अक्रू मान रहे हैं, सैलरी को अक्रू मान रहे हैं, इसको पेंशन को नहीं मान रहे हैं। बट अलाउंस एंड एग्जेम्प्ट अक्रू हैं, बट दीज आर एग्जेम्प्ट, तो हम इसको एग्जेम्प्ट इनकम में भी कवर करने वाले हैं। तो देखिए अभी हमने 912 और 913 देखा, 912 और 913 अपोजिट है। 912 में बात करता है सैलरी जो नॉन रेजिडेंट बंदा इंडिया में परफॉर्म कर रहा है वो उसकी डीम टू अक्रू मान ली गई, प्लस उसके आगे पीछे और उसके साथ साथ जो उसको टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में बेनिफिट्स हैं वो भी उसके वहां पे इंडिया में अक्रू मान लिए गए। इसी तरह जो हमारी सैलरी की बात होती है, तो जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट यदि पे कर रही है कोई सैलरी फॉर द सर्विसेज परफॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया, तो वो सैलरी इंडिया में अप्रूव मान ली जा रही है, बट उसकी पेंशन नहीं मानी जाती एंड उसके अलाउंसेस एग्जेम्प्ट होते हैं। राइट सर। 914 पढ़ने से पहले एक बार हम देखेंगे फ्रेमवर्क दोबारा। देखिए हम एक बार इसको रिवाइज करें, तो रिवाइज में हमने देखा 912 एंड 913 इन दोनों में सर सैलरी की बात थी, यस सैलरी की बात थी सर। सैलरी 912 क्लॉज जो है वो बात करती है सैलरी जिसमें क्या हो रहा है सर, सर्विसेज हमारी परफॉर्म की जा रही हैं इंडिया में, सर्विसेज परफॉर्म्ड इन इंडिया। 913 इसका अपोजिट है, सैलरी ये परफॉर्म हो रही है सर आउटसाइड इंडिया। यस सर, ये परफॉर्म हो रही है आउटसाइड इंडिया। सर यहाँ जो एम्प्लॉय है वो कौन है, नॉन रेजिडेंट, और सर यहाँ कौन है, इंडियन सिटीजन। तो सर ऑब्वियसली नॉन रेजिडेंट हो सकता है, यस हो सकता है। सैलरी पे कर रहा है एनीवन, सैलरी कौन पे कर रहा है, एनीवन पेइंग सैलरी, एनीवन पेइंग, बट यहाँ कौन पे कर रहा है सर, इंडियन गवर्नमेंट। ये मेजर डिफरेंसेस है दोनों सेक्शंस में, दोनों क्लॉजेज में। सेकंड में सर्विसेज इंडिया में परफॉर्म है और इंडिया में परफॉर्म है इसलिए इंडियन गवर्नमेंट उसको अक्रू मान रही है इन इंडिया। थर्ड में इंडिया में परफॉर्म नहीं है सर्विस, स्टिल इंडियन गवर्नमेंट उसको अक्रू मान रही है इन इंडिया, क्यों, क्योंकि वो इंडियन गवर्नमेंट से पे हो रही है। इंडियन गवर्नमेंट का क्या है ना, देखिए इंडियन गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो। और सब आप आगे भी देखेंगे जितनी भी क्लॉजेज आएंगी, जहां जहां पेमेंट इंडियन गवर्नमेंट की जेब से जाता है ना, जो पेमेंट इंडियन गवर्नमेंट की जेब से जाता है वो इंडिया में मैंडेटरी है, वो उसको इंडिया में डीम टू अक्रू मानते हैं। अल्टीमेटली उनका सोर्स कहना है कि आप देखिए इंडियन गवर्नमेंट के ट्रेजरी से आप पैसे निकल रहे हैं, इट मीन्स आप एक तरह से इंडिया में ही आपका सोर्स लोकेटेड है, ठीक है ना। तो उसको क्या मानते हैं वो इंडिया में अक्रू या अराइज मानते हैं, अक्रू या अराइज। और अक्रू और अराइज का मेरा मतलब पहले ही बताया हुआ है, इट इज ओरिजिनेशन, ओरिजिन। देखिए किसी भी चीज का ओरिजिन कहाँ हो रहा है वो देखा जाएगा। इसको हम एक तरह से ओरिजिन बोल सकते हैं, इसको हम एक तरह से हम सोर्स बोल सकते हैं, ठीक है, इसको हम सोर्स बोलते हैं। और दोनों में मेजर फर्क नहीं है, दोनों सेम ही बात करता है, दोनों बात सेम ही करता है कि जब आपकी एक तरह से आपकी ऑब्लिगेशन अराइज हो जाए, ऑब्लिगेशन टू अर्न, ठीक है, आप अर्न करना स्टार्ट करते हैं, मतलब आपका अक्रू होना स्टार्ट हो रहा है, अराइज हो रहा है। पर दोनों में फर्क कितना है, इसको थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में लेते हैं हम, इसको एनफोर्सिबल बाय लॉ, इट इज एनफोर्सिबल बाय लॉ, ठीक है। तो एनफोर्स जब आपके आउट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स आपका वो चीज ड्यू हो जाती है, ठीक है, जब आपके राइट मिल जाता है आपको रिसीव करने का, तो अक्रू तो बेसिकली होता है राइट टू रिसीव, राइट
टू रिसीव, राइट, ये हमने देखा है, यस। बट अराइज इसके बियॉन्ड जाता है थोड़ा सा। अराइज कहता है राइट टू रिसीव तो है, बट आपको पैसा मिलने का राइट भी तो एक टाइम है ना। मैंने एग्जांपल लिया था सैलरी 30 डेज, आप 30 डेज में जैसे जैसे बंदा डेली सर्विस परफॉर्म कर रहा है, तो जिस तरह से वो डेली सर्विस परफॉर्म कर रहा है, वो उसको क्या हो रहा है, उसका राइट टू रिसीव जनरेट हो रहा है डेली बेसिस पे, राइट। तो इट इज कॉल्ड अर्नड, इट इज कॉल्ड अर्नड। और इसको हम बोलेंगे राइट टू रिसीव, यस, राइट टू रिसीव, या इसको हम बोलेंगे सर अक्रू, राइट। बट क्या वो राइज हुआ, राइज, या हम उसको बोले ड्यू हुआ, मतलब वो क्या वो अभी पैसे मांगने का राइट रखता है 29वें दिन पे, 28वें दिन पे या 15वें दिन पे? मतलब उसकी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स कहते हैं कि नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख को आपको सैलरी मिलेगी। तो क्या उसको पहले पैसे मांगने का हक है? नहीं ना। उसके इनकम जरूर राइट टू रिसीव हो रहा है, उसको राइट मिल रहा है कि उसने परफॉर्म किया सर्विस, देने उसके बदले उसको रेम्युनरेशन ड्यू हो गया, सॉरी अक्रू हो गया। बट उसको जब देने उसे पैसे चाहिए, वो पैसे को कोर्ट में जाके एनफोर्स कब करा सकता है? इट इज 7th ओनली। तो 7th को हम कहते हैं इट इज अराइजन, और 7th को हम कहते हैं ड्यू। इतना फर्क है, आप समझिए, ठीक है। इस ये हमने देखा 912, 913, 914 भी बात करता है सर डिविडेंड इनकम। देखिए डिविडेंड इनकम क्या होती है? डिविडेंड तो आप सब जानते हैं, आप कंपनी लॉ में भी आप देखेंगे, आपने अकाउंट्स में भी देखा होगा। देखिए कोई भी कंपनी जब पैसा अर्न करती है, कोई भी कंपनी जब बिजनेस करती है, तो उसके एक तरह से प्रॉफिट्स होते हैं, वो एक्यूमुलेट होकर रिजर्व्स में जाते हैं। तो कंपनी का एक तरह से पॉकेट इंक्रीज हो रहा है, कंपनी की वेल्थ इंक्रीज हो रही है। बट कंपनी मन करता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बेनिफिट देना चाहती है, बिकॉज शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया, तो शेयर होल्डर्स को रिटर्न चाहिए कुछ ना कुछ। तो वो क्या करता है, एक ईयर एंड पे, ड्यूरिंग द ईयर, और ईयर एंड मतलब ड्यूरिंग द ईयर और एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, ड्यूरिंग द ईयर जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है उसको इंटरिम डिविडेंड नाम देते हैं, और एजीएम वाली डेट पे जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है उसको हम एनुअल डिविडेंड की बात करते हैं। तो कंपनी चाहे तो दोनों तरह के डिविडेंड दे सकती है, और दोनों तरह के डिविडेंड देखने को हमें मिलते भी हैं। आप कोई भी लिस्टेड कंपनी देखिए, आपको डेफिनेटली वो मिल जाएगा। तो सर बात आती है, इंडिया में कौन सी इनकम एक्रूव मानी जाएगी, इंडिया में कौन सी डिविडेंड इनकम एक्रूव मानी जाएगी? सर देखिए कंपनी डिविडेंड देती है, राइट। इंडियन कंपनी होगी, तो मैंने आपको बताया इंडियन कंपनी तो ऑलरेडी रेजिडेंट है, इंडियन कंपनी तो ऑलरेडी रेजिडेंट है ना, यस, इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट होती है। सर इंडियन कंपनी रेजिडेंट है, तो डिविडेंड जो इंडियन कंपनी पे कर रही है, कहाँ? आउटसाइड इंडिया, टू नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर। देखिए कंपनी के शेयर होल्डर तो फॉरेनर भी हो सकते हैं और इंडियन भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है उसे कोई भी खरीद सकता है, या अनलिस्टेड वे में भी खरीद सकता है। सर इंडियन कंपनी जो डिविडेंड देती है, वो आप देखिए रेजिडेंट शेयर होल्डर को भी देती है और नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर को भी देती है, दोनों को देती है। इट मीन्स नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर के हैंड में क्या वो इनकम टैक्सेबल मानी जाएगी? क्या वो इनकम उसके हैंड में टैक्सेबल मानी जाएगी, या मतलब उसको हम टैक्सेबल तो बाद में बात करते हैं, क्या वो उसके हैंड में अक्रूव या राइज मानी जाएगी? कि वो कहे नहीं ये मेरी इंडिया से नहीं आई है, या इंडिया गवर्नमेंट कहे नहीं नहीं ये तो आपकी इंडिया से ही इनकम आई है। देखिए तो इसके लिए 914 आता है, 914 आता है। तो सर 914 बात करता है डिविडेंड की, डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी, प्लीज नोट इंडियन कंपनी। मतलब अभी हम इसका एक दूसरा रूप देखेंगे, फॉरेन कंपनी इसमें शामिल नहीं है। इवन दो फॉरेन कंपनी टैक्स रेजिडेंट हो सकती है इंडिया में, फॉर द ईयर फॉरेन कंपनी इंडिया में रेजिडेंट हो सकती है, ठीक है। बट वो डिविडेंड यदि देती है किसको? नॉन रेजिडेंट को, तो वो नहीं आता। अभी हम बात करें सिर्फ और सिर्फ इंडियन कंपनी की। तो सर डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी, डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया टू ए नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर इज डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया। ये ऑलवेज यही है, इंडियन कंपनी से यदि डिविडेंड मिल रहा है तो इट इज मैंडेटरी कि ये इंडिया से ही अक्रू और राइज माना जाएगा। इसमें कोई बहस नहीं चाहिए गवर्नमेंट को, इसमें सीधा सीधा लिख दिया है, इसमें कोई बहस नहीं चाहिए। इट मीन्स इट इज ऑलवेज डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया। आपने सिर्फ लर्न करना है। सर दोनों डिविडेंड, यस, इंटरिम भी और फाइनल भी। हाउएवर डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय फॉरेन कंपनी। अब बात करते हैं फॉरेन कंपनी की। सर फॉरेन कंपनी तो यूएसए में मान लीजिए, है ना, एबीसी इनकॉर्पोरेशन, एबीसी आईएनसी यूएसए में कंपनी है विच इज ए फॉरेन कंपनी टू इंडिया। इंडिया के लिए तो ये फॉरेन कंपनी है ना, राइट सर। इसने क्या किया है सर, ये किसी वजह से इंडिया में क्या हो गया, रेजिडेंट हो गई। और सर फॉरेन कंपनी रेजिडेंट कब बनती है बताना जरा। सर फॉरेन कंपनी रेजिडेंट बनती है जब उसका पीओईएम इंडिया में होता है, जब उसका पीओईएम इंडिया में होता है, राइट सर। लेट्स से ये इंडिया में रेजिडेंट बन गई उस साल,
और उस साल इसने डिविडेंड भी दिया। अब वो जो डिविडेंड मिलेगा, क्या वो शेयर होल्डर के हैंड में माना जाएगा कि उसको डीम टू अक्रूवल राइज मिला है, इन इंडिया मिला है? देखिए, इनकॉर्पोरेशन का इसका प्लेस भी यूएसए है, ये कंपनी ऑपरेट भी वहीं हो रही है, बट फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स ये सिर्फ और सिर्फ इस साल इंडिया में टैक्स रेजिडेंट हो गई। ठीक है, स्टिल देखिए इसमें बोला है कि ये जो डिविडेंड अब डिक्लेयर करेगी ना आफ्टर बिकमिंग रेजिडेंट ऑफ इंडिया, वो उसका डिविडेंड इंडिया में अक्रूवलाइज नहीं माना जाएगा। वो इसका डिविडेंड इंडिया में अक्रूवलाइज नहीं माना जाएगा इवन दो वो रेजिडेंट है इंडिया में। तो ऐसा है, देखिए इंडियन कंपनी इंडियन लॉ में गवर्न होती है। ठीक है, इंडियन कंपनी इंडियन लॉज में गवर्न होती है, और इंडियन कंपनी ही है जिसको इंडियन गवर्नमेंट कह रहा है कि आप हमारे देश की किसी भी कंपनी से डिविडेंड लेते हैं ना, तो इट इज ऑलवेज डीम्ड टू अक्रूवलाइज इन इंडिया। बट फॉरेन कंपनी यदि बाई चांस डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है एंड उसी साल में वो टैक्स रेजिडेंट बन जाती है इंडिया की, तो उसको उसने टच नहीं किया है, वो आप सेपरेट रखिए, उस पर डिविडेंड पे कोई दिक्कत नहीं है, वो इंडिया में अक्रूवलाइज नहीं माना जाएगा। देखिए, हाउएवर डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय ए फॉरेन कंपनी आउटसाइड इंडिया is not taxable in India even if foreign company is resident in India in that year। सिंपल, बिल्कुल ठीक है। इसको हम समराइज करें, इसको हम समराइज करते हैं 914 में सर डिविडेंड की बात हो रही है, यस डिविडेंड की बात हो रही है। तो 914 में डिविडेंड की बात हो रही है, कौन पे कर रहा है डिविडेंड? सर कंपनी पे करती है। कंपनी में सर इंडियन कंपनी आती है एंड फॉरेन कंपनी आती है। तो सर इंडियन कंपनी में ऑलवेज डीम टू अक्रूव माना जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन कंपनी यदि डिविडेंड देती है देन इट इज ऑलवेज डीम टू अक्रूव राइज इन इंडिया। ये क्या देती है? डिविडेंड देती है। तो कौन सा? इंटरिम भी प्लस फाइनल भी। बट फॉरेन कंपनी का नहीं माना जाता, फॉरेन कंपनी का नहीं माना जाता। चाहे तो वो देखिए, जब यदि टैक्स रेजिडेंट इंडिया में है ही नहीं तो डेफिनेटली नॉन रेजिडेंट है, बाहर कंपनी ऑपरेट हो रही है, बाहरी कंपनी का व्यवसाय है, कंपनी नॉन रेजिडेंट हो जाएगी, तो मतलब ही नहीं बनता। इवन दो इट इज रेजिडेंट तब भी नहीं माना जाएगा। क्लियर? तो 914 बहुत सिंपल है, आप इसे इजिली लर्न कर सकते हैं। 916 916 7 8, देखिए सॉरी 5 6 7, इट इज 5 6 एंड 7। सर देखिए इसका बैकग्राउंड समझते हैं, क्या क्या है ये, क्या हम बात करने वाले हैं। देखिए सर 9 1 सर 5th 6th एंड 7th। सर 5th बात करता है इंटरेस्ट, 6 बात करता है सर रॉयल्टी, एंड सर 7 बात करता है फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। ठीक है, इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। देखिए ये जो दोनों इनकम है ना, इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी, ये इसे हम कह सकते हैं दीज आर पैसिव इनकम। देखिए इनकम के दो तरीके हम नेचर डिफाइन कर सकते हैं, एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम नॉर्मली क्या होती है सर, एंड पैसिव इनकम क्या होती है? देखिए एक्टिव इनकम होती है नॉर्मली जो आपके बिजनेस ऑपरेशन से आती है। ठीक है, जो आपका मेन हम कहें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, आपका ऑपरेटिंग रेवेन्यू क्या है, ठीक है, जिससे आपका पूरा बिजनेस चल रहा है, मेन सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, वो इंटरेस्ट भी हो सकता है, जैसे बैंकिंग कंपनी के लिए तो इंटरेस्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट है ना। इसी तरह लोन देने वाली जितनी भी फाइनेंसिंग कंपनीज हैं, इन सभी के लिए इंटरेस्ट उनका मेन है। हम यहाँ उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम पैसिव इनकम में बात कर रहे हैं अदर देन दीज। ठीक है, तो अब देखिए नॉर्मल कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह बिजनेस कर रही है उसके लिए इंटरेस्ट आना, उसके लिए वो पैसिव इनकम है। ठीक है, इसी तरह रॉयल्टी, उसके पास कोई टेक्नोलॉजी थी और किसी ने मांगा टेक्नोलॉजी का राइट एंड टेक्नोलॉजी को यूज करने का इंफॉर्मेशन मांगी, कैसे उसे हम डिप्लॉय करें। ठीक है, उसके लिए उसको एक लमसम या उसको इस तरह से उसको एक टुकड़ों में उसको पेमेंट मिलने वाली है, विच इज कॉल्ड रॉयल्टी। तो ये भी उसके लिए पैसिव इनकम है। और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस पैसिव में नहीं आती, इट इज नॉर्मली सर्विस जो नॉर्मली एक पर्सन परफॉर्म करता है। तो कोई भी कंपनियां जो होती हैं जिसका काम सर्विस देना है, कोई भी सर्विस दे सकती है, और यदि वो फीस फॉर टेक्निकल सर्विस की डेफिनेशन में आती है देन इट इज फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, देखिए इन तीनों का हम अभी जो देखने वाले हैं ना, हम तीनों का टैक्सेशन इस पॉइंट्स में देखने वाले हैं। इट इज इनकम, वो डीम टू अक्रूव इंडिया में बनेगी या नहीं बनेगी? डीम टू अक्रूव इन इंडिया। अब सर इंडिया में अक्रूव कैसे डिसाइड होगा ये बताइए, इंडिया में अक्रूव कैसे डिसाइड करेंगे आप? तो इंडिया में अक्रूव डिसाइड करने के लिए तो हमें देखना पड़ेगा उसका नेचर, मतलब
उसको वो जो रॉयल्टी या जो भी आपका इंटरेस्ट है वो किस फंड्स पे दिया जा रहा है, वो फंड यूज कहाँ हो रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको वहां पे ले जाना चाह रहा हूँ, जैसे हमने बात किया था प्लेस ऑफ अप्रूवल, प्लेस ऑफ अप्रूवल। तो प्लेस ऑफ अप्रूवल तो ठीक था, सर्विसेज में आपने बताया जहाँ सर्विस रेंडर होती है, गुड्स में आपने बताया जहाँ टाइटल वगैरह ओनरशिप ट्रांसफर होती है, ठीक है। सर रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट, सर ये एक तरह से ना इनको हम इस तरह से नहीं डिफाइन कर सकते ये कहाँ परफॉर्म हो रही है। हम इसको चेक करते हैं साइटस ऑफ एप्लीकेशन, साइटस ऑफ यूटिलाइजेशन, साइटस ऑफ यूटिलाइजेशन मतलब सर साइटस मतलब प्लेस, प्लेस ऑफ यूटिलाइजेशन। सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? यूटिलाइजेशन, सर यूटिलाइजेशन मतलब देखिए, आप देखिए इंटरेस्ट बियर करते हैं ना, इंटरेस्ट आप बियर करते हैं लोन फंड पे, लोन फंड्स, ठीक है ना। अब सर लोन फंड्स पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है, इंटरेस्ट तो उसके ऊपर आ रहा है जो आपने लोन लिया है, बट आप उस लोन के पैसे को कहाँ यूज कर रहे हैं वो डिटरमाइन करेगा आपका कि उस जो उसके ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट है वो कहाँ से आ रहा है, समझ रहे हैं। आप इंडिया से पैसा बोरो किया एंड देन आप कहीं और यूज कर रहे हैं किसी और काम में आउट ऑफ इंडिया, और उस पर आप इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, ठीक है, आप लोग को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो तब आप देखना पड़ेगा क्या वो इंडिया में एक्रू होता है या राइज होता है या नहीं होता है। इसी तरह रॉयल्टी, रॉयल्टी जिस काम के लिए ली वो यूटिलाइजेशन उसका इंडिया में हो रहा है या नहीं हो रहा है विल डिपेंड एंड विल डिसाइड कि वो इंडिया में एक्रू या राइज होती है। एंड सिमिलरली फॉर फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, जो आपने सर्विसेज ली यदि वो इंडिया में उनका साइटस ऑफ यूटिलाइजेशन है देन इट विल डिसाइड कि वो इंडिया में एक्रू होती है या राइज होती है या नहीं होती है, ठीक है। तो सर इसको, ये आपका बैकग्राउंड है, हम इसको इस तरह से हम इसको देखने वाले हैं। देखिए तीनों का सेम है, तीनों का एग्जैक्टली सेम है, इसलिए मैंने एक टेबल बनाई है और मैं तीनों में एक बात लिख देता हूँ। देखिए रिसीवर कौन है और पेयर कौन है। तो सर देखिए अभी हम बात कर रहे हैं एक तरह से सिर्फ और सिर्फ नॉन रेजिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बताइए क्यों? तो नॉन रेजिडेंट के पॉइंट से इसलिए क्योंकि रेजिडेंट होगा तो पहली बात तो हमारा ऑब्वियसली इट विल बी मतलब फर्स्ट कैटेगरी में आ जाएगा ग्लोबल इनकम में एक तरह से ना, क्योंकि उसके लिए तो इंडिया से बाहर अप्रूव हो, चाहे इंडिया से के बाहर, चाहे इंडिया के बाहर रिसीव हो, चाहे उसका इंडिया में अप्रूव हो, चाहे उसका इंडिया में रिसीव हो, चारों कैटेगरी उसके इंडिया में टैक्सेबल हो जाती है, राइट। नॉन रेजिडेंट के केस में ऐसा नहीं होता ना, नॉन रेजिडेंट के केस में सिर्फ और सिर्फ इंडिया में रिसीव और इंडिया में अप्रूव होता है, और या इंडिया में डीम टू अप्रूव और डीम टू अराइज होता है। अब सर नॉन रेजिडेंट के लिए हम बात कर रहे हैं, रिसीवर इज नॉन रेजिडेंट। सर पेयर कौन हो सकता है बताइए? पेयर में सर तीन कैटेगरी हमारे सामने। पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए हम सेक्शन 9 पढ़ रहे हैं, आप ध्यान रखिए सेक्शन 9 ना बनाया इस तरह से किया है कि हम बात कर रहे हैं कि वो इनकम इंडिया में आपको टैक्सेबल कर रहे हैं हम। इंडियन गवर्नमेंट के नजरिए से सोचिए आप, हमेशा इंडियन गवर्नमेंट के नजरिए से आप सोचिए वो किसको टैक्स करना चाह रही है। वो टैक्स करना चाह रही है जो फॉरेनर में बंदे बैठे हैं, ठीक है, और वो इंडिया से इनडायरेक्टली और डायरेक्टली पैसा कमा रहे हैं, और उसमें ये पैसिव इनकम भी आती है जैसे इंटरेस्ट और रॉयल्टी और एफटीएस। ये इस कैटेगरी की इनकम वो बहुत कमाते हैं और उस पर वो टैक्सिंग का राइट उसको डिटरमाइन करना है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना इसको 9, 1, 5 और 6 एंड 7 में डाल दिया जाए और स्पेसिफिकली बोल दिया जाए कि यदि ऐसे ऐसे होगा तो ये इंडिया में अप्रूव मानी जाएगी, बात खत्म। और वही इसने किया। तो अब उन्होंने बोला, इंडियन गवर्नमेंट कहती है यदि कोई भी रॉयल्टी, इंटरेस्ट और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, कोई भी रॉयल्टी फी और इंटरेस्ट एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विस पे रिसीव कौन कर रहा है? नॉन रेजिडेंट। और सर पे कौन कर रहा है? इंडियन गवर्नमेंट। तो सर स्पेसिफिकली बोल दिया, ज्यादा नहीं सोचना भाई, ये तो हम इसको इंडिया में अप्रूव या राइज डीम्ड कर रहे हैं, मानेंगे इसको हम इंडिया में अप्रूव राइज मानेंगे ही मानेंगे, राइट। ये बहुत आसान था। सर अब आता है दूसरा, रेजिडेंट पे कर रहा है। रेजिडेंट पे कर रहा है, देखिए पहले इसको हम एग्जांपल समझ लेते हैं पीछे। देखिए एबीसी लिमिटेड यूएसए की कंपनी है, तो नॉन रेजिडेंट है ऑब्वियसली हमारे लिए, तो इंडिया के लिए इसने क्या किया इसको इंडियन गवर्नमेंट से कोई रॉयल्टी मिल रही है, इंडियन गवर्नमेंट से या तो इसको कोई रॉयल्टी मिल रहा है या इसको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो सर वो इंटरेस्ट और रॉयल्टी या उसने कोई फीस को टेक्निकल सर्विस परफॉर्म करी, मतलब इसने टेक्निकल सर्विस दी किसको? इंडियन गवर्नमेंट को परफॉर्म किया, और उसके बदले उसको क्या मिला? पैसा मिला।
तो वो फीस, उसको जो फीस मिली टेक्निकल सर्विस के बदले, इट इज फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, वो यदि तीनों इसको मिल रहे हैं तो वो क्या मान लिया, उसको इंडिया में अक्रू या अराइज मान लिया जाएगा। राइट सर। तो इसी तरह से बात करते हैं सेकंड। सर पेयर कौन है, यदि नॉन रेजिडेंट को ये तीनों चीजें मिल रही हैं किससे, तो ये मिल रही है रेजिडेंट से। ओके, तो रेजिडेंट से मिल रही है तब भी, रेजिडेंट से मिल रही है तब भी इसको मान लिया जाएगा इंडिया में अक्रोराइज। यस, इसको तब भी हम इंडिया में अक्रोराइज मान लेंगे बिना सोचे। बट सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक एक्सेप्शन आ जाता है, इसमें एक्सेप्शन आ जाता है। तो इसमें एक्सेप्शन आएगा तो बताइए किस तरह से आएगा। देखिए, वो इनकम इंडिया में अक्रोराइज मान रहे हैं जो इंडियन गवर्नमेंट से मिल रही है पहला, या रेजिडेंट पे कर रहा है इंडिया में, मतलब इंडियन रेजिडेंट पे कर रहा है किसको, नॉन रेजिडेंट को। इंडियन रेजिडेंट या इंडियन गवर्नमेंट पे कर रही है नॉन रेजिडेंट को। अब इंडियन गवर्नमेंट पे कर रही है तो मान लिया कि ठीक है अक्रोराइज है, कोई सोचना नहीं है। रेजिडेंट पे कर रहा है नॉन रेजिडेंट को या तो इंटरेस्ट या रॉयल्टी या एफटीएस। अब वो इंडिया में अक्रोराइज मान रहे हैं उसको, यस मान रहे हैं, बट एक एक्सेप्शन है। देखिए एक्सेप्शन किस फॉर्म में है, यदि वो जो इंटरेस्ट के केस में तो बोलेंगे हम जो हमने फंड्स बोरो किए थे, जो हमने फंड्स बोरो थे, या रॉयल्टी में, जो रॉयल्टी में जो हमारा राइट या जो भी हमारा इंफॉर्मेशन हमको मिली, हम रॉयल्टी की डेफिनेशन देखेंगे तो रॉयल्टी क्या है, कोई भी राइट टू यूज है, किसी भी चीज को यूज करना, मतलब राइट, उसको यूज करने का राइट मिलना, या कोई भी ऐसी टेक्निकल इंफॉर्मेशन देना, ठीक है, उसके बदले जो पैसा मिलता है रॉयल्टी है। तो सर रॉयल्टी राइट या इंफॉर्मेशन जो मिला है, ठीक है वो, और इसी तरह फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, यदि ये तीनों यूटिलाइज होती हैं, ये मैंने बताया था ना साइटस ऑफ यूटिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, यदि वो तीनों यूटिलाइज होती हैं कहाँ, देखिए यदि इंडिया में यूटिलाइज होती तो क्या होता, इंडिया में यूटिलाइज होती तो आप कह देना सर ये तो इंडिया में अप्रूव मानी जाएगी, बिल्कुल। इसी तरह इसका एक्सेप्शन है कि यदि ये यूटिलाइज होती हैं फॉर, किसके लिए सर, फॉर नंबर 1 फॉरेन बिजनेस आउटसाइड इंडिया। फॉरेन नाम ऑब्वियसली आउटसाइड इंडिया, मैंने स्पेसिफिकली इसलिए बोला है आपको याद रहे। दूसरा फॉर अर्निंग एनी इनकम आउटसाइड इंडिया, मतलब फॉरेन इनकम अर्न करने के लिए, ठीक है। देखिए रेजिडेंट क्या कर रहा है सर, रेजिडेंट बेसिकली क्या है ना, रेजिडेंट ने कोई सर्विस ली, रेजिडेंट ने, देखिए ये मिस्टर ए है, इन्होंने यूएसए में कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन है, इन्होंने मिस्टर ए ने अपने बिजनेस के लिए, इनके 2 बिजनेस हैं, इनका एक बिजनेस तो इंडिया में है, इनका एक तो बिजनेस इंडियन बिजनेस है, और एक इनका यूएसए में बिजनेस है। आई कैन से यूएसए नॉट, इट कनाडा में इनका बिजनेस है, ठीक है, कनाडा में इनका बिजनेस है। तो सर देखिए अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोई ऐसी, सबसे पहले तो इन्होंने लोन लिया नॉन रेजिडेंट से, दूसरा इन्होंने इनसे रॉयल्टी भी ली, तीसरा इन्होंने कुछ फीस फॉर टेक्निकल सर्विस भी ली। अब नॉन रेजिडेंट एक भी हो सकता है, ये नॉन रेजिडेंट 1 था, एक पर्सन से इन्होंने, तीसरे से इन्होंने फीस फॉर टेक्निकल सर्विस ली, ठीक है। अब तीनों से इन्होंने जो तीनों कैटेगरी की इनकम ली या फैसिलिटी ली या आपने कोई भी नाम दे सर्विस ली, तो इसके बदले इन्होंने जो कंसिडरेशन दिया, तो लोन के अगेंस्ट कंसिडरेशन क्या होगा, लोन के अगेंस्ट कंसिडरेशन बताइए, इंटरेस्ट, ये होगा रॉयल्टी, एंड ये होगा एफटीएस, इसको नाम देंगे। अब ये तीनों जब ये इसको पे करेंगे, मिस्टर ए किसको पे करेगा, मिस्टर ए इंटरेस्ट पे कर रहा है नॉन रेजिडेंट 1 को, नॉन रेजिडेंट 2 को रॉयल्टी, नॉन रेजिडेंट 3 को फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। जब ये पेमेंट इन नॉन रेजिडेंट को मिलेगी, देन वो डिसाइड करेंगे यार ये मेरा इंडिया में अप्रूवलाइज माना जाएगा, ठीक है। तो तब ये सेक्शन 9 प्ले करता है रोल में। देखिए सेक्शन 9 बोलता है यदि नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस और रॉयल्टी मिलती है किससे, रेजिडेंट से, और मिस्टर ए तो इंडिया में रेजिडेंट है, और रेजिडेंट से यदि मिलती है तो इंडिया में ऑलवेज डीम टू अक्रूअराइज माना जाएगा, ये है नॉर्मल प्रिंसिपल। बट एक्सेप्शन देखते हैं, एक्सेप्शन कहता है यदि ये तीनों फैसिलिटी जो आपने ली हैं, ये भी जो आपने तीनों फैसिलिटी नाम दे दीजिए इसको, या आपने जो भी आपने इन्होंने एक तरह से सर्विसेज ली हैं,
यदि वो यूटिलाइज करता है मिस्टर ए, कौन यूटिलाइज करता है? मिस्टर ए, लिया तो मिस्टर ए ने है ना, तो यूटिलाइज कौन करेगा? मिस्टर ए करेगा ऑब्वियसली। यूटिलाइज करता है अपने इंडियन बिजनेस में, या हम नाम दें इसको इंडायरेक्टली इन इंडिया, इसको यूटिलाइज हो रहा है इन इंडिया, तो सर ये ऑलवेज डीम टू अक्रूराइज माना ही जाएगा, राइट। बट सर यदि वो इनको यूटिलाइज कर रहा है अपने फॉरेनर, कोई इसका जो फॉरेन बिजनेस चल रहा है उसमें, जैसे आप उसका कनाडा में बिजनेस चल रहा है, तो कनाडा में जो उसका बिजनेस चल रहा है उसके लिए इसने, उस चीज के लिए इसने वो फीस फॉर टेक्निकल सर्विस या लोन लिया कैनेडियन बिजनेस के लिए यूएसए से, देन तो इस तरह से उसको फॉरेनर बिजनेस के लिए लिया, या उसने वो फंड्स यूज करे या वो फैसिलिटी या वो सर्विस यूज करी फॉर अर्निंग एनी इनकम आउटसाइड इंडिया, या फॉरेन इनकम को अर्न करने के लिए, तो सर वो इंडिया में डीम टू अक्रूराइज नहीं होगी। उसका साइटस ऑफ एप्लीकेशन आउटसाइड इंडिया है, इसका साइटस ऑफ एप्लीकेशन क्या है? आउटसाइड, और इसका इन इंडिया है, इसका इन इंडिया है, राइट। ये इतना फर्क है, मतलब आप देखिए ना, हम अक्रू का कॉन्सेप्ट कैसे डिसाइड कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट कर रहा है। अभी तक हमने अक्रू का कॉन्सेप्ट देखा कि मेनली इसका ओरिजिनेशन, उसका सोर्स कहाँ है, जहाँ सर्विस परफॉर्म हो रही है, ठीक है, वो सब देखते हैं। लेकिन रॉयल्टी और इस तरह की जो पैसिव इनकम होती है, वहाँ क्या होता है, वहाँ उनके अंडरलाइन, क्योंकि वो अपने आप में जो सर्विस है ना, वो कहीं ना कहीं यूज हो रही है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं यूज हो रही है, या उसकी जो फैसिलिटी में मिला, पैसा मिला, फंड्स मिले, वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज किए जा रहे हैं। इसमें साइटस ऑफ एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप देखिए बुक्स में क्या लिखा है, देखिए 915 6 एंड 7 इंटरेस्ट, देखिए व्हाट इज दिस इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड एफटीएस विल बी डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया इफ दे आर पेबल, इफ दे आर पेबल, ये सब पेबल है किसके द्वारा, कौन पे कर रहा है, हु इज पेयर, तो दिस इज पेयर इंडियन गवर्नमेंट, सेकंड रेजिडेंट, एंड थर्ड इज नॉन रेजिडेंट। तो सर यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करती है नॉन रेजिडेंट को, इट इज गवर्नमेंट टू एनर, क्लियर है आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करती है नॉन रेजिडेंट को, कौन, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और एफटीएस, तो सर इट इज ऑलवेज डीम्ड टू अक्रूराइज इन इंडिया, राइट। तो इसी तरह रेजिडेंट पे करता है आर टू एन आर, रेजिडेंट पे करता है नॉन रेजिडेंट को। मैंने जैसे आपको बताया मिस्टर ए इंडिया में वो उसने लोन बोरो किया, उसने एफटीएस परचेज की, उसने रॉयल्टी की सर्विसेज ली, तो यदि नॉन रेजिडेंट से वो ये सब खरीद रहा है, वो सब चीज अपना अवेल कर रहा है फैसिलिटी, और अवेल कौन कर रहा है, मिस्टर ए, और कौन है वो, रेजिडेंट है, मतलब रेजिडेंट अवेल कर रहा है फैसिलिटी, और उसके बदले में उसको पेमेंट जा रही है किसको, नॉन रेजिडेंट को, ठीक है। तो इंटरेस्ट और रॉयल्टी और एफटीएस पेबल बाय रेजिडेंट टू नॉन रेजिडेंट, उस केस में भी क्या होगा, ऑलवेज डीम्ड टू अक्रूराइज इन इंडिया, ये मैंने बताया था। बट एक्सेप्शन क्या है, यदि ये जो मनी बोरो थी, इफ द कंसिडरेशन इज पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बोरोड, कंसिडरेशन पेबल, देखिए ध्यान से देखिए, कंसिडरेशन पेबल, कंसिडरेशन क्या होगा, मनी बोरोड के अगेंस्ट में होगा इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड एफटीएस। देखिए एफटीएस, ये तीनों तरह की जो आप कंसिडरेशन पे कर रहे हैं वो यदि यूटिलाइज होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ फॉरेन बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड आउटसाइड इंडिया बाय सच रेजिडेंट, बाय, ये कौन है, मिस्टर ए, हमारे एग्जांपल में मिस्टर ए, तो मिस्टर ए का जो कैनेडियन बिजनेस था, कनाडा में उसका बिजनेस चल रहा था, उस बिजनेस के लिए यदि उसने ये तीनों सर्विसेज या फैसिलिटी यूटिलाइज कर ली, तब वो जो नॉन रेजिडेंट को जो इनकम जा रही है ना, ये जो इनकम जा रही है नॉन रेजिडेंट को, ये इनकम उसके एंड में डीम टू अक्रूराइज नहीं मानी जाएगी इंडिया में, ठीक है ना। ही कैन से कि भाई ये तो मेरे बाहर है बंदे ने जिसने लोन लिया, वो पैसा इंडिया में यूज ही नहीं कर रहा, वो फंड्स इंडिया में यूटिलाइज नहीं हो रहे, तो इंटरेस्ट का आप साइटस ऑफ एप्लीकेशन के हिसाब से आप इंटरेस्ट का अक्रूवल का प्लेस इंडिया कैसे बोल सकते हैं, इंडिया प्लेस नहीं बन सकता ना, क्योंकि जहां उसकी अंडरलाइंग एसिटी नहीं जा रही, उसकी अंडरलाइंग एसिटी कनाडा पहुंच रही है यूटिलाइजेशन के लिए, तो उसका इंटरेस्ट या उसके ऊपर जो इनकम आ रही है रॉयल्टी एफटीएस, वो इंडिया में अक्रूव कैसे हो सकती है। इसीलिए इन्होंने बोला कि ठीक है, आप बिजनेस, यदि आप फॉरेन बिजनेस या फॉरेन इनकम अर्न करने के लिए आप ये फंड्स यूटिलाइज कर लेते हैं, देन आपका इंडिया में अक्रूराइज नहीं होगा। तो अब बात करते हैं नॉन रेजिडेंट से नॉन रेजिडेंट, ये बहुत कमाल का है। देखिए इसको मैं यही समझाता हूं, आप देखिए यूएसए में जो पर्सन है मिस्टर ए, यूके में एक पर्सन है मिस्टर बी, इन दोनों ने, और एक हमारी कंट्री आती है यहाँ पे इंडिया, देखिए देखिए नॉन रेजिडेंट पे कर रहा है नॉन रेजिडेंट को, पे क्या कर रहा है सर, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड एफटीएस,
इसलिए सर क्योंकि उसने लोन बोरो किया है, उसने कोई राइट या इन्फॉर्मेशन परचेज करी है जिसके बदले उसको रॉयल्टी पे करनी पड़ रही है, या उसने कोई टेक्निकल सर्विसेज अवेल करी है जिसके बदले उसको फीस फॉर टेक्निकल सर्विस पे करनी पड़ रही है। तो मिस्टर बी कौन है? बायर, और मिस्टर ए कौन है? सेलर। या सेलर मतलब जो ने लोन दिया, इंटरेस्ट केस में लोन देने वाला और बाकी सर्विस देने वाला। देखिए तो सर इसमें क्या हुआ, यूके वाला बंदा जो पे कर रहा है आउटसाइड इंडिया है, जिसको मिल रहा है मिस्टर ए आउटसाइड इंडिया है, तो इन दोनों के बीच में होने वाली ट्रांजेक्शन क्या इंडिया में एक्रू या राइज में आएगी? नहीं आनी चाहिए। कॉमन सेंस तो ये कहता है ना, बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि इसका ना तो इंडिया से कोई लेना देना। अब देखिए आप इंडिया में रह रहे हैं, आज अभी आप इसी टाइम सुनते हुए आप सोचिए कितनी करोड़ों ट्रांजेक्शन हो रही होंगी आउट ऑफ इंडिया और आउट ऑफ इंडियन पर्सन, मतलब नॉन रेजिडेंट्स के आपस में। आप उन सभी को क्या इंडिया में पकड़ के ले आएंगे? नहीं ला सकते ना। इसीलिए नॉन रेजिडेंट के द्वारा नॉन रेजिडेंट को जो इनकम दी जा रही है, रॉयल्टी, इंटरेस्ट या फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, वो इंडिया में अप्रूवराइज नहीं बन सकती। क्लियर। बट इंडियन गवर्नमेंट इतना चालाक है, वो कहता है यदि जो पर्सन पे कर रहा है ना, ये सब जिन्हें से फैसिलिटी परचेज करी है, यदि वो उन फैसिलिटीज को यूटिलाइज कर लेता है अगेन साइटस ऑफ यूटिलाइजेशन, यदि वो उनको यूटिलाइज कर लेता है अपने इंडियन बिजनेस में, अपने इंडियन प्रोफेशन में, या फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग एनी इनकम इन इंडिया, तो वो इंडिया में उसको मैक्रोराइज मान लेंगे। देखिए सिंपल था। आप देखिए पहले लैंग्वेज पढ़ते हैं क्या लिखा है, ओनली डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया इफ इंटरेस्ट इज पेबल। देखिए इंडिया में कब माना जाएगा, हमें ये सीखना है ना। हम सेक्शन 9 पढ़ रहे हैं, इंडिया में कब माना जाएगा, इंडिया में कब माना जाएगा। तो सर इंडिया में कब माना जाएगा? इफ द इंटरेस्ट इज पेबल बाय नॉन रेजिडेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ डेट इंकर्ड और मनी बोरोड एंड यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ इंडियन बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड आउट इन इंडिया बाय द नॉन रेजिडेंट। देखिए पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट की। ठीक है, यूएसए में है मिस्टर ए, यूके में है मिस्टर बी, और मिस्टर बी के दो बिजनेस चल रहे हैं। एक तो इंडिया में बिजनेस है इसका, और एक इसका मान लीजिए यूके में बिजनेस है। परफेक्ट। इंडियन बिजनेस एंड यूके बिजनेस। अब सर मिस्टर बी ने क्या क्या परचेज किया बताइए। मिस्टर बी ने एक तो सर लोन लिया, एफटीएस भी ली और रॉयल्टी भी ली। किससे ली सर? लोन एनआर नॉन रेजिडेंट मतलब वन यूएसए का बंदा है, ये भी यूएसए का बंदा है और ये भी यूएसए का बंदा है। ठीक है, तीनों सर्विस तीन अलग अलग पर्सन से ली। अब क्या है, मिस्टर बी इसको क्या कर रहा है? पे कर रहा है। मिस्टर बी लोन के बदले इंटरेस्ट दे रहा है, एफटी जो उन्होंने टेक्निकल सर्विस ली उसके बदले उसको फीस और टेक्निकल सर्विस दे रहा है, और रॉयल्टी के बदले मतलब जो उन्होंने राइट या परचेज किया था, जो भी उन्होंने राइट या इन्फॉर्मेशन परचेज की थी उसके बदले वो रॉयल्टी पे कर रहा है। राइट सर। अब वो जो पे कर रहा है किसको पे कर रहा है? नॉन रेजिडेंट को। ठीक है ना, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से तो दोनों ही बस सर नॉन रेजिडेंट है। बिल्कुल सर, मिस्टर ए भी नॉन रेजिडेंट है, मिस्टर बी भी नॉन रेजिडेंट है। ट्रांजैक्शन हो रही है नॉन रेजिडेंट से नॉन रेजिडेंट के बीच में। अभी बात करते हैं कि सर ये जो इनकम ए जनरेट कर रहा है, इनकम तो एक ही हो रही है ना सर, बी के लिए तो खर्चा है ना। यस। तो सर क्या ये इनकम इंडिया में एक्रू या राइज मान सकते हैं? इंडिया में एक्रू या राइज मान सकते हैं? नहीं मान सकते सर। क्यों? क्योंकि ना तो इसका साइटस ऑफ यूटिलाइजेशन इंडिया में है, ना इसका इंडिया से कोई लेना देना है। ना ये सर्विस इंडिया में यूज हुई, ना ये लोन फंड्स इंडिया में यूज किए गए, इसलिए हम इसको नहीं मान सकते इंडिया में एक्रू। इसीलिए बोला इंडिया में एक्रू मान सकते हैं। दोबारा से पूछ रहा हूं मैं, इंडिया में एक्रू या राइज मान सकते हैं? यस मान सकते हैं। कब बताइए? अब कब सर मान सकते हैं? यदि वो जो उन्होंने लोन लिया था ना, लोन यूटिलाइज कर लेता है वो अपने इंडियन बिजनेस के लिए, यूटिलाइज फॉर इंडियन बिजनेस या प्रोफेशन। यदि वो लोन फंड्स अपने इंडियन बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूटिलाइज कर लेता है, देन साइटस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोन फंड्स विल बी इन इंडिया, और उसके ऊपर जो जाने वाला इंटरेस्ट है उसका प्लेस ऑफ अप्रूवल भी क्या माना जाएगा? इन इंडिया। क्लियर। इसलिए एक्सेप्शन आता है इंडिया में कब टैक्सेबल होगा या इंडिया में कब एक्रू या राइज माना जाएगा, हमें वो बताना है। कब? सब जब नॉन रेजिडेंट पे कर रहा हो। जब देखिए रेजिडेंट पे कर रहा था तो ऑलवेज माना गया था कि वो इंडिया में ही है, तो एग्जेम्पशन या मैं बोलूँ एक्सेप्शन दी थी आपको कि कब नहीं मानोगे इंडिया में नहीं है, जब आप उसे फॉरेन के लिए यूज कर रहे हैं। यहाँ अपोजिट हो गया,
नॉन रेजिडेंट के बीच में डीलिंग है। अब नॉन रेजिडेंट तो इंडिया से बचना चाहेगा, बट गवर्नमेंट कहती है नहीं, बचोगे नहीं आप। यदि आप इंडिया में उस फंड्स को यूज कर लेते हैं अपने इंडियन बिजनेस या प्रोफेशन के लिए, तो आपको हम कहेंगे नहीं, आपका इंडिया में प्लेस ऑफ अप्रूवल बनता है। परफेक्ट। इसी तरह से रॉयल्टी और एफटीएस को यूटिलाइज करते हैं इंडियन बिजनेस या प्रोफेशन के लिए, या उस सर्विस से आप यदि इंडिया में कोई भी अर्न कर रहे हैं इनकम, फॉर अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन इंडिया, तो आपके लिए माना जाएगा आप इंडिया में प्लेस ऑफ अप्रूवल है। देखिए, आप देखिए इसमें मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। जैसा मैंने बताया था, यूएसए, यूके एंड इंडिया। अब ये NR2 है, ये NR1 है। NR1 ने लोन लिया, सॉरी NR2 ने लोन अवेल्ड, और इसने ये इसके बदले इसको क्या दिया, इंटरेस्ट पे किया, राइट। लेकिन सर जो इसके पास ये फंड्स आए थे, जो इसके पास फंड्स आए, वो उसने फंड्स इंडिया में यूज तो करे, इंडियन बिजनेस या प्रोफेशन में करने चाहिए थे ना। यदि इंडियन बिजनेस या प्रोफेशन में करता तो सर ये इंडिया में क्या होता, डीम्ड टू अप्रूवल राइज हो जाता। बिल्कुल। यूएसए के एंड में, यूएसए का जो नॉन रेजिडेंट है, इसको जो इनकम मिल रही थी वो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंडिया में अप्रूव या डीम टू अप्रूव मान ली जाती यदि यूके वाला बंदा इसको इंडिया में यूज करता। बट इसने क्या करा, इसके बदले से लेट्स से इन्हें शेयर्स परचेज कर लिए, या इसने कोई भी ऐसा काम करा जो इंडियन बिजनेस या प्रोफेशन से लिंक नहीं है, तो सर क्या होगा, तो वो इंडिया में अप्रूव राइज नहीं माना जाएगा। देखिए इसी तरह रॉयल्टी का, रॉयल्टी एफटीएस। अब रॉयल्टी या एफटीएस, जो यूके वाला पर्सन है उसका इंडिया में बिजनेस चल रहा है, इंडिया में उसका बिजनेस चल रहा है। अब क्या हुआ, यदि उसने रॉयल्टी एफटीएस प्योरली इंडियन बिजनेस के लिए ली थी, तो सर इंडिया में अप्रूवल माना जाएगा, यस माना जाएगा। या इस रॉयल्टी एफटीएस को लेट्स से यूएसए वाले बंदे ने दी थी ना ये सर्विस, यूएसए वाले बंदे ने सर्विस दी यूके वाले बंदे को, और वो रॉयल्टी एफटीएस से यूके वाले पर्सन को इंडिया में क्या हो रही है, इंडिया में इनकम अर्न हो रही है, इंडिया में इनकम अर्न इंडिया, ठीक है। या उसका जो सोर्स है इसका इंडिया में है, तो सर उस केस में इसका अप्रूवल भी इंडिया में माना जाएगा। तो देखिए यही बात लिखी है, इनकम और इनकम सॉरी इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड साथ साथ इंडियन इनकम, ठीक है। देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस कनेक्शन इज नॉट नेसेसरी, ये हम समझेंगे जब हम 911 पढ़ लेंगे, और बिजनेस कनेक्शन एक वाइड टर्म है, उसे हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए आप देखिए रॉयल्टी एफटीएस और इंटरेस्ट, इसके लिए बिजनेस कनेक्शन होना सामने वाले पर्सन के लिए ना जरूरी नहीं है। जो नॉन रेजिडेंट पर्सन है ना, जिसको इनकम मिल रही है या तो इंडियन गवर्नमेंट से मिल रही है, चाहे वो इंडियन रेजिडेंट से मिल रही है, चाहे वो नॉन रेजिडेंट से मिल रही है, उसमें बिजनेस कनेक्शन की इंपॉर्टेंस नहीं आती है। इंपॉर्टेंस आती है तो सिर्फ साइटस ऑफ यूटिलाइजेशन की, ओनली साइटस ऑफ यूटिलाइजेशन इज टू बी कंसीडर्ड, राइट, ओनली साइटस ऑफ यूटिलाइजेशन इज टू बी कंसीडर्ड। सर इसी तरह से ना इंटरेस्ट वाले पोर्शन में केस आता है, अब आपकी बुक में दिया है आईसीआई ने भी, फॉरेन बैंक्स होते हैं, जो फॉरेन बैंक होता है, ठीक है, मान लीजिए कोरियन बैंक, कोई एक कोरियन बैंक है कोरिया में, वहां इसका हेड ऑफिस है, इसका ब्रांच ऑफिस है इंडिया में। अब जो ब्रांच ऑफिस इंडिया में है, अब ब्रांच ऑफिस ने क्या किया है, इंडिया की जो ब्रांच है ना कोरियन बैंक वाली, उसने इसको इंटरेस्ट पे किया, उसने इसको इंटरेस्ट पे किया। देखिए इंटरेस्ट पेड बाय फॉरेन बैंक इंडियन ब्रांच, जो फॉरेन बैंक के इंडियन ब्रांचेस हैं वो पे करते हैं इंटरेस्ट किसको, फॉरेन हेड ऑफिस को। तो क्या होगा, वो जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना इस कोरियन बैंक को, जो कोरिया में जो बैंक है उसका हेड ऑफिस है, उसको जो इंटरेस्ट मिल रहा है अपनी इंडियन ब्रांच से, वो क्या इंडिया में अप्रूव या राइज माना जाएगा। आप देखिए नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, नॉर्मल तो ये था ना, या तो इंडियन गवर्नमेंट पे करे तो हम मानेंगे, या हम उसको माने कि हम रेजिडेंट से मिल रहा है तो हम मानेंगे, या नॉन रेजिडेंट से मिल रहा है तो हम तब मानेंगे जब वो इंडिया में यूटिलाइज हो रहा है उसका फंड्स। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आती है, सर ये ब्रांच ऑफिस क्या होता है, ब्रांच ऑफिस क्या अलग होता है, रेजिडेंट होगा नॉन रेजिडेंट होगा, ठीक है। एनआर इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ बैंकिंग, कौन, साउथ कोरिया में जो बैंक है, तो एनआर इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग एंड हैज एन इंडियन परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। सर जो ब्रांच ऑफिस होते हैं क्या होते हैं, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में आते हैं। ब्रांच ऑफिस जो होता है इट इज ए परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट।
परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीए फाइनल में देखेंगे, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट यदि किसी नॉन रेजिडेंट का इंडिया में बन जाता है, देन उसको इंडिया में आईटीआर वगैरह सब फाइल करनी पड़ती है, एंड उसकी सारी इनकम जो उस परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट से आ रही है ना, वो इंडिया में टैक्सेबल होती है। मतलब उसको इंडिया में उस पर जो भी टैक्सेबल होती है, एग्जेम्प्ट होती है, उसको इंडिया में उसको असेस होता है, उसको असेसमेंट देना होता है। तो सर ये सबसे पहले तो ये इसका इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, इसीलिए इंटरेस्ट इज पेबल बाय ब्रांच टू एचओ और अनदर ब्रांच। तो सर इंटरेस्ट एचओ को जाए या इसकी दूसरी, जैसे मान लीजिए इसकी चाइना में दूसरी ब्रांच है, अब हमारा जो इंडियन ब्रांच है वो चाइना वाली ब्रांच को इंटरेस्ट दे रहा है, चाहे अपने एचओ को जो कोरिया में वहां इंटरेस्ट दे रहा है, दोनों के लिए बोल रहा है इंटरेस्ट इज पेबल बाय ब्रांच टू एचओ और अदर ब्रांच। सच ब्रांच इन इंडिया शैल बी डीम्ड टू बी पर्सन सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एनआर। देखिए ब्रांच जब खोल लेते हैं ना, तो वो ब्रांच हमारी क्या बन जाती है, एक तरह से सेपरेट बन जाती है, सेपरेट। अब वो जो ब्रांच है, ब्रांच एक सेपरेट है, इंडिपेंडेंट ऑफ एनआर है, हैंस इंटरेस्ट विल बी डीम्ड टू अक्रू राइज इन इंडिया एंड विल बी चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया बिकॉज फंड्स इंडिया में इसके यूटिलाइज हो रहे हैं। राइट सर। अब बात आती है सर रॉयल्टी और एफटीएस। अब हमने देखा रॉयल्टी और एफटीएस की डेफिनेशन बची है, एंड इस तरह से फिर हमारा ये सभी क्लॉजेस क्लोज हो जाएंगी। देखिए रॉयल्टी की डेफिनेशन बहुत वाइड है, हम इसको बहुत सिंपल तरह से समझेंगे। रॉयल्टी में सबसे पहले तो आता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। देखिए रॉयल्टी बेसिकली है क्या, रॉयल्टी कोई भी हमारा जो किसी भी कंपनी के ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब बौद्धिक, मतलब जो टेंजिबल तो है नहीं, ऑब्वियसली दिखने वाली नहीं है, वो प्रॉपर्टी जो सेल्फ जनरेटेड होती है, जो होती है सेल्फ जनरेटेड। ठीक है, जो चीज आप खुद डेवलप करते हैं अपने बौद्धिक तरीके से, आप अपना जो भी मेंटल एबिलिटी है उससे आप जनरेट करते हैं, जिसमें आप देखेंगे कोई भी आपने फॉर्मूला डेवलप किया किसी भी आइटम का, ठीक है, आपने कोई डिजाइन बनाया, कोई लोगो, कोई आपने कुछ भी कोई ऐसा नया इनोवेशन किया, कुछ भी ऐसी चीज की, ठीक है, तो होता क्या है वो आपका, आप चाहेंगे ना उस पर मेरा एक हक हो, मेरा उस पर कोई उससे मुझे छीने ना, उसका मिसयूज ना करें, आप उसको सबसे पहले क्या कराते हैं, उसको सिक्योर करवाते हैं। सिक्योर होता है सर कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट वगैरह के रूप में। ठीक है, अब बात आती है सर कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क तो आपने करवा लिया, अब वो पेटेंट या कॉपीराइट, ट्रेडमार्क जो है दूसरी कंपनियां भी आपसे वो लेना चाहती हैं, वो फॉर्मूला यूज करना चाहती हैं, वो फॉर्मूला कैसे इंप्लीमेंट करना है, वो फॉर्मूला उसको ना मतलब उसको अप्लाई कैसे करना है, उसको यूज में कैसे लाना है, उन सभी के लिए ना आप क्या करते हैं, छोटे छोटे राइट दे देते हैं। ठीक है भाई, तुम लिमिटेड राइट है आपको, आप इतना यूज कर सकते हैं, आप इससे ज्यादा हम आपको नहीं दे सकते, या आपको कंप्लीट दे दिया, आपने तेरे से बेच ही दिया, आपने उस तरीके से ना फॉर्मूला बेच दिया। इस तरह से बात हो रही है कि यदि आप ऐसी एसेट्स का क्या होता है, ऐसी एसेट्स का आप राइट देते हैं यूज करने का, ठीक है, उसके बदले आपको पैसा मिलता है, वो पैसा क्या है, रॉयल्टी है। देखिए रॉयल्टी, पहले हम रॉयल्टी की डेफिनेशन पढ़ते हैं। रॉयल्टी मींस कंसिडरेशन। बिल्कुल सर, इट इज अ कंसिडरेशन, मतलब किसी ना किसी के बदले में तो आपको कुछ मिल रहा है ना, इट इज कंसिडरेशन। किसके लिए सर, किसके बदले में मिल रहा है कंसिडरेशन, कंसिडरेशन फॉर, ब्रैकेट वाला पोर्शन भी हम पढ़ेंगे दोबारा। रॉयल्टी मींस कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ एनी राइट्स, ट्रांसफर ऑफ एनी राइट्स, आप क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं ऑफ एनी राइट्स इंक्लूडिंग लाइसेंस ग्रांटिंग, आप लाइसेंस दे रहे हैं, या फिर इन रेस्पेक्ट ऑफ ए पेटेंट, इन्वेंशन, मॉडल, डिजाइन, सीक्रेट फॉर्मूला, प्रोसेस, ट्रेडमार्क और सिमिलर प्रॉपर्टी। तो यदि आपने कोई भी इन्वेंशन है, आपका कोई प्रोसेस है, आपका कोई फॉर्मूला है, आपका कोई डिजाइन है, ठीक है, जो आपका आपके एसेट है, जिसकी वजह से आपका बिजनेस चल रहा है, आप मान लीजिए कोई मशीन बनाते हैं, आप वो मशीन मोल्डिंग मशीन बनानी है, आपको उसका फॉर्मूला पता है, आपको उसका, या आप कोई लैब है आपका, या आपके पास कोई साइंटिफिक फॉर्मूला है, कोई दवाई का फॉर्मूला है, ठीक है ना, तो वो सब आपके एसेट्स हैं, वो कोई दुनिया में कोई नहीं जानता आप कैसे बना रहे हैं, वो आपको पता है, बट आप चाहते हैं कि नहीं, दूसरा पर्सन आपसे मांग रहा है, आप उसको देना भी चाह रहे हैं, तो आपको उसके बदले में क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, मतलब कंसिडरेशन मिलेगा, और वो कंसिडरेशन क्या है, रॉयल्टी है। क्यों, क्योंकि क्या कर रहे हैं आप, ट्रांसफर कर रहे हैं अपना राइट, ट्रांसफर कर रहे हैं राइट, ठीक है। दूसरा, इम्पार्टिंग ऑफ एनी इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द वर्किंग ऑफ और द यूज ऑफ। देखिए वर्किंग ऑफ और यूज ऑफ किसका, वही सेम, पेटेंट, इनोवेशन, मॉडल, टेक्नोलॉजी, सीक्रेट फॉर्मूला। तो देखिए पहले वाले में तो कवर किया हमने, राइट ही ट्रांसफर कर दिया, आपने उसको यूज करने का राइट दिया, हाँ भाई ठीक है, आप भी अप्लाई कर सकते हो, दिस इज योर राइट, मतलब आप राइट ट्रांसफर कर रहे हैं, आप परमिशन दे रहे हैं, बट उसको यूज कैसे करना है, ठीक है ना, उसको यूज कैसे करना है, तो उसको यूज, उसकी वर्किंग स्टाइल, ठीक है, उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, उस चीज की इंफॉर्मेशन देने के लिए भी आप पैसे लेंगे, वो भी रॉयल्टी है। तीसरा,
imparting of any information concerning technical, industrial और commercial और scientific knowledge and experience और skill। मान लीजिए आपकी कंपनी में कुछ ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज रखते हैं, या आपके कोई साइंटिस्ट है मान लीजिए, ठीक है, इस तरह के जो लोग होते हैं आप, लेकिन वो आपको पता है आपके पास है, वो किसी और के पास नहीं है, और दूसरी कंपनीज भी उनके थ्रू कुछ हेल्प लेना चाहती हैं। देन आपने क्या किया, उन एम्प्लॉइज को आपने दे दिया, या आपने 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 ऐसी टेक्निकल नॉलेज या एक्सपीरियंस शेयर किया। नॉलेज किस तरह की, साइंटिफिक नॉलेज हो सकती है, यस, कमर्शियल नॉलेज हो सकती है, इंडस्ट्रियल हो सकती है, या टेक्निकल हो सकती है। आपने इन तीनों चारों में से कोई भी ऐसी नॉलेज शेयर की, आपने वो इंफॉर्मेशन शेयर किया, एक्सपीरियंस अपना स्किल शेयर की, उसके बदले जो आपको पैसा मिलेगा तो भी वो रॉयल्टी है। यूज ऑफ एनी पेटेंट, इन्वेंशन, मॉडल, ट्रेडमार्क, ये भी सेम है। इट मींस आप क्या कर रहे हैं, पहले वाले में राइट ट्रांसफर किया था कि आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यूज ऑफ पेटेंट, मतलब आपके नाम पे पेटेंटेड है कोई आइटम आपने डेवलप किया था, आप वो आइटम को यूज करने के लिए आप मतलब जैसे मान लीजिए आपके नाम पे कोई लोगो है पेप्सी, ठीक है, तो आप पेप्सी बनाने का फॉर्मूला नहीं दे रहे, आप पेप्सी बनाने का फॉर्मूला नहीं दे रहे, पेप्सी बनाने का फॉर्मूला कैसे यूज करना है वो भी आप नहीं दे रहे हैं। आपने कोई इसके रिगार्डिंग को टेक्निकल मतलब थर्ड कैटेगरी वाले भी आपने नहीं दिया, आपने कोई नॉलेज शेयर नहीं की, आपने बोला कि भाई ठीक है आप भी इस लोगो को यूज कर लो, आपने वो सिर्फ पेटेंट को ना यूज करने का राइट दिया, सिर्फ यूज ना, वो उसके बदले जो आपको पैसा मिलेगा वो भी रॉयल्टी में आता है, राइट सर। इसी तरह कोई भी इंडस्ट्रियल, कमर्शियल या साइंटिफिक इक्विपमेंट है, ठीक है, कोई भी ऐसा इक्विपमेंट है जो साइंटिफिक नेचर का है, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल नेचर का है, देन स्टिल आप यदि उसको यूज करने के लिए राइट दे रहे हैं तो भी वो रॉयल्टी की डेफिनेशन में आता है। और लास्ट है ट्रांसफर ऑफ ऑल और एनी राइट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी कॉपीराइट, लिटरेसी। देखिए अब ये वर्क आ गया आपका स्किल बेस्ड, ठीक है, साइंटिफिक वर्क इंक्लूडिंग फिल्म, वीडियो टेप्स फॉर यूज इन कनेक्शन विद द टेलीविजन टेप्स, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। देखिए यहाँ क्या कहना चाह रहा है, यहाँ कहना चाह रहे हैं कि ये देखिए ये बोल रहे हैं कि आप राइट ट्रांसफर कर रहे हैं, सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ एनी या ऑल, सभी रहे कुछ राइट्स, बिल्कुल ठीक है, इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हाट, इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी कॉपीराइट, लिटरेसी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक वर्क। आपने कोई भी, आपका इस तरह का कोई डेवलपमेंट है, आपके पास कोई लिटरेसी है, आपके पास बहुत, आपके पास कोई आपने ऐसी किताब लिखी जो बहुत पॉपुलर हो गया, आपके पास से सब पढ़ना चाहते हैं, आपने उसको कॉपीराइट करा लिया, या आपके पास कोई आर्टिस्टिक है, आपके पास कोई ऐसी कला है, आपके पास ना कोई ड्राइंग्स हैं इस तरह की, या कोई भी तरह का साइंटिफिक वर्क है, इंक्लूडिंग फिल्म्स एंड वीडियो टेप्स। आप कह रहे हैं कि उसमें कोई भी आपके फिल्म है, आपके पास कोई वीडियो टेप है, फॉर यूज इन कनेक्शन विद द टेलीविजन टेप्स, फॉर यूज इन कनेक्शन विद रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। तो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के पर्पज से यदि आप ऐसा कुछ दे रहे हैं, कोई भी आर्टिस्टिक साइंटिफिक वर्क या कोई भी लिटरेसी वर्क या कोई भी फिल्म और टेप, देन स्टिल उसके बदले जो आपको पैसा मिल रहा है उस राइट के बदले, इट इज ऑल्सो रॉयल्टी, इट इज ऑल्सो रॉयल्टी, राइट सर। सर देखिए नोट देखिए, कंसिडरेशन फॉर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन। सबसे पहला सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन, तीनों वर्ड्स अलग अलग हैं, तीनों का अलग अलग मीनिंग होता है। ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स इज कवर्ड विद इन द स्कोप ऑफ रॉयल्टी। ये जो बात करता है ना, यही बात करता है। तो जितने भी हमारे ट्रांसफर होते हैं ना राइट्स, ओटीटी राइट्स, आप देख रहे हैं आजकल वेब सीरीज के राइट्स बिकते हैं, यार देखिए ना, आप देखिए मैं कहूँ आईपीएल है, तो आईपीएल ना बीसीसीआई मान लीजिए ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो बीसीसीआई इसको राइट दे रहा है किसको, जो भी मेरे सोनी टीवी है, लेट्स से जी टीवी है, डिज्नी हॉटस्टार है ना, ये सब टीवी चैनल्स है, ये ब्रॉडकास्ट करेंगे किसको, ये जो आईपीएल का इवेंट है। अब आईपीएल का इवेंट जो है, ये जो इवेंट हो रहा है, इसको ब्रॉडकास्ट करने का राइट दिया जा रहा है, इसको ब्रॉडकास्ट करने का राइट दिया जा रहा है कि ठीक है तुम ले। इसके लिए इन्होंने क्या लगाई, बिड्स लगाई, और जो जिसकी ज्यादा बिड हुई उसको मिल गया। तो वो जो पेमेंट मिल रहा है, विच इज वो जो पेमेंट मिल रहा है ना बीसीसीआई को, ये राइट ट्रांसफर करके पैसा जो मिल रहा है वो रॉयल्टी है। इसी तरह ये बात कर रहे हैं, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स इज कवर्ड विद इन द स्कोप ऑफ रॉयल्टी। तो सर ये रॉयल्टी में कवर होता है, मतलब आप जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जो नई वेब सीरीज आती हैं, ठीक है, अब वो कौन सा प्लेटफॉर्म दिखाएगा आपके सामने, सोनी लिव भी है आपके सामने, जी भी है आपके सामने बहुत सारे ऐसे, आप देखिए अमेजन है आपके सामने, हॉटस्टार है, इन सभी को राइट मिलने होते हैं। आप बिना राइट के आप किसी का प्रोड्यूसर की आप कोई फिल्म नहीं चला सकते या कोई भी वेब सीरीज नहीं चला सकते। इसी तरह उन्हें जो राइट मिला उसके बदले जो प्रोड्यूसर को पैसा मिला वो रॉयल्टी माना जाएगा। और सर लास्ट आता है रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विसेज, कोई भी सर्विस इन कनेक्शन विद द एक्टिविटीज
लिस्टेड अबव, ये बहुत वाइड कर देता है रॉयल्टी का स्कोप। इसके लिए फैक्ट टू फैक्ट बेसिस पे डिटरमाइन करना होता है। इसका स्कोप ऐसा नहीं कि आप हर चीज को रॉयल्टी बोल सकते हैं, बट ये फैक्ट्स एक बार डिटरमाइन करके तब पता लगता है रॉयल्टी है या नहीं। मतलब क्या कहना चाह रहा है, जितनी भी हमने 6 पॉइंट्स पढ़े ना, इन 6 पॉइंट से रिलेटेड यदि कोई ऐसी सर्विस परफॉर्म की जा रही है जो उसके कनेक्शन में है, मतलब उसके बिना वो एक तरह से नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं वो कनेक्शन में जो सर्विस है वो भी रॉयल्टी मानी जाएगी, वो भी रॉयल्टी मानी जाएगी। राइट सर, रॉयल्टी क्या नहीं मानी जाएगी वो तो बताइए। स्पेसिफिक एग्जाम्पशन देखिए, आप देखिए स्पेसिफिक एग्जाम्पशन देखिए क्या है, लमसम रॉयल्टी, नाम याद रखिएगा, लमसम रॉयल्टी। तो सर क्या कहना चाह रहे हैं, यदि लमसम पैसा मिलता है, लमसम रॉयल्टी किस लिए, बाय रेजिडेंट टू नॉन रेजिडेंट, बाय मतलब वही अगेन, नॉन रेजिडेंट मेरा जो बंदा है वो इंडिया वाला जो रेजिडेंट है मिस्टर ए, ठीक है ना, मिस्टर ए ने कोई राइट खरीदा होगा, कोई भी ऐसा लिया, ऐसा आइटम परचेज किया होगा जिसके बदले उसको रॉयल्टी पे करनी पड़ रही है। तो लमसम रॉयल्टी बाय रेजिडेंट टू नॉन रेजिडेंट, बाय मिस्टर ए टू नॉन रेजिडेंट 1 जो यूएसए का है, इसके लिए सर सब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ने परचेज किए थे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर परचेज किए थे, सप्लाइड along with the computer hardware under any scheme approved by the government shall not be deemed to accrualize in India। बोल दिया कि भाई लमसम यदि आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बदले पैसा दे रहे हैं, देन इट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ रॉयल्टी, हम कह सकते हैं इट विल नॉट बी कवर्ड, इट विल नॉट बी डीम्ड टू accrualize इन इंडिया। राइट सर, बट यदि लमसम नहीं है, ठीक है ना, तो नॉर्मली क्या है, राइट टू यूज और कंसिडरेशन फॉर यूज और राइट टू यूज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कवर्ड अंडर द रॉयल्टी। राइट सर, अब सर बात करते हैं हम फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। देखिए फीस फॉर टेक्निकल सर्विस क्या है, ठीक है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, तो फीस फॉर टेक्निकल सर्विस मीन कंसिडरेशन, अगेन इट इज कंसिडरेशन, मतलब सर आप बदले में कुछ तो लेंगे, उसके बदले आप कुछ दे रहे हैं ना, मतलब फीस फॉर टेक्निकल सर्विस फीस, आपको जो फीस मिल रही है हम उसकी बात कर रहे हैं, आप टेक्निकल सर्विस परफॉर्म कर रहे हैं, इसके बदले जो आपको कंसिडरेशन में पैसा मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। फीस फॉर टेक्निकल सर्विस मीन्स कंसिडरेशन, राइट, इंक्लूडिंग एनी लमसम कंसिडरेशन। देखिए लमसम भी मिलाकर हम कह रहे हैं कि लमसम कंसिडरेशन भी फीस फॉर आप एक साथ दीजिए, चाहे आप इंस्टॉलमेंट्स में दीजिए, फॉर रेंडरिंग ऑफ एनी मैनेजरल टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विस। देखिए नाम तो था एफटीएस, नाम था टेक्निकल, बट इस टेक्निकल में 3 वर्ड्स आते हैं, पहला है मैनेजरियल, दूसरा है टेक्निकल एंड तीसरा है कंसल्टेंसी। तो सर इसमें क्या होता है ना, इसका स्कोप बहुत बड़ा हो जाता है, इसमें हर तरह की टेक्निकल, हर तरह की इंजीनियरिंग सर्विस भी आप देख सकते हैं, आप लीगल सर्विस आप कह सकते हैं, आप जैसे आप रियल एस्टेट से रिलेटेड सर्विस बोल सकते हैं, जितनी भी कंसल्टेंसी के नेचर्स होते हैं, ठीक है ना, जितने भी इस तरह के सर्विसेज हैं वो सब हमारी इसमें कवर हो जाती हैं। इंक्लूड्स, ये बोलते हैं ये एफटीएस में और शामिल होता है क्या, प्रोवाइडिंग द सर्विस ऑफ टेक्निकल और अदर पर्सनल। अगेन यदि आप ऐसे कोई एम्प्लॉय शेयर करते हैं किसी के साथ जो पर्सन बहुत टेक्निकल हैं, जो टेक्निकल नॉलेज पजेस करते हैं, देन स्टिल इट इज फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। एक्सक्लूड्स, इसमें क्या नहीं आता सर, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंसिडरेशन मिल रहा है किसके लिए, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए, असेंबली के लिए, माइनिंग के लिए, ये इसी तरह के प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन बाय द रेसिपेंट। तो माइनिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए जो आप पैसा दे रहे हैं उसको हम फीस फॉर टेक्निकल सर्विस नहीं बोलते, और ऑब्वियसली सैलरी नहीं आती, मतलब जो चीज सैलरी में टैक्सेबल हो वो फीस फॉर टेक्निकल सर्विस में हो ही नहीं सकती। परफेक्ट सर, इंपॉर्टेंट बात आती है सर, इनकम बाई ऑफ इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस तीनों पे लागू है, विच इज डीम्ड टू एक्रोराइज इन इंडिया, किसमें 5th, 6th एंड 7th क्लॉज में अभी तक हमने देखा, राइट, शैल बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ एनआर, शैल बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ एनआर, मतलब अभी तक हमने बोला इनकम डीम्ड टू एक्रोराइज थी, इनकम डीम्ड टू एक्रू सेक्शन 9 के हिसाब से थी, इसके बाद हम गए सेक्शन 5 में, और सेक्शन 5 कहता है स्कोप ऑफ इनकम, और हमने डिसाइड कर लिया था ये एक्रू है या नहीं है, और यदि एक्रू है तो तीनों की इनकम हमने ऐड कर दिया। स्टिल इसके बाद एक बात आ रही है, हम उसको इंक्लूड तब भी करेंगे यदि वेदर और नॉट, यदि वो सर्विस इंडिया में क्या हुई है, परफॉर्म हुई है या नहीं हुई है, मतलब वो सर्विस इंडिया में रेंडर हुई हो या ना हुई हो, या इंडिया हैज ए नॉन रेजिडेंट हैज ए रेजिडेंस और प्लेस ऑफ बिजनेस और बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया और नॉट, मतलब इंटरेस्ट रॉयल्टी और एफटीएस जो इंडिया में डीम टू एक्रूराइज मानी जा रही है, उसके लिए इंडिया में एक्रू का होना, उसके लिए इंडिया में एक्रू होना
सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं है कि वो इंडिया में परफॉर्म भी हो, ठीक है ना, रेंडरिंग हो, मतलब वो इंडिया में रेंडर हो या रेजिडेंस और प्लेस ऑफ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया हो। मतलब नॉन रेजिडेंट का इंडिया में कनेक्शन है, नॉन रेजिडेंट का इंडिया में पहले उसने कभी विजिट किया भी है नहीं किया है, नॉन रेजिडेंट ने पहले कभी उसका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन था या उसका कोई इंडिया में घर है, ठीक है ना, इससे मैटर नहीं करता। नॉन रेजिडेंट अपने देश में रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका इनकम तब भी मान ली जाएगी डिस्पाइट उसका इंडिया में कोई रेजिडेंस या प्लेस ऑफ रेजिडेंस नहीं है या उसने इंडिया में कोई भी सर्विस रेंडर नहीं की है, तब भी वो, यदि आप उसकी कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं 91 के 91, 5, 6, 7 में आप फॉल कर गए, देन आपकी इनकम सेक्शन 5 के हिसाब से स्कोप ऑफ इनकम में इंक्लूड कर ली जाएगी। इट डजेंट मैटर कि आपने सर्विस इंडिया में रेंडर करी है या आप इंडिया में रहते हैं, आप इंडिया में आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस था या नहीं था। राइट सर। सर अब रॉयल्टी या एफटीएस इनके ऊपर हम क्वेश्चंस देखते हैं जो हमारे पास आते हैं। देखिए आई थिंक रॉयल्टी के ऊपर जब हम सेक्शन 911 पढ़ लेंगे देन स्पेसिफिकली वो हमारे लिए कवर होगा। आप देखिए 915 के ऊपर क्वेश्चन है, देखिए 915 के ऊपर जो क्वेश्चन है इट इज, देखिए इफ ए नॉन रेजिडेंट ए बोरो 10 लाख रुपीज फ्रॉम ए नॉन रेजिडेंट बी, देखिए ध्यान से देखिए, नॉन रेजिडेंट लोन अवेल कर रहा है नॉन रेजिडेंट से एंड इन्वेस्ट द सेम इन शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी। अब इंडियन कंपनी की डेफिनेशन क्या थी, जो इंडियन कंपनी वो होती है जो इंडियन लॉज में इनकॉर्पोरेट हुई हो, मतलब इसका मतलब वो है तो इंडिया में, कंपनी तो इंडिया में ही है, यस। अब क्या करा, नॉन रेजिडेंट ए ने बोरो किया 10 लाख रुपए नॉन रेजिडेंट बी से एंड उसने वो पैसा इंडिया की कंपनी में शेयर्स में लगा दिया। अब उस लोन के ऊपर जो मिस्टर बी इंटरेस्ट पे करेगा मिस्टर ए को, सॉरी इट इज अपोजिट, बोरो तो ए ने किया है तो मिस्टर ए जो पे करेगा मिस्टर बी को इंटरेस्ट, तो मिस्टर ए जो कर रहा है 10% पे कर रहा है, मतलब 1 लाख रुपीज पे कर रहा है, विल बी डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया और नॉट, बताइए। देखिए सर इसका आंसर हमें बहुत क्लियर है। देखिए सबसे पहले हम 3 स्टेज में चेक करेंगे, हमेशा हम चेक करेंगे 9 मंथ पहले रॉयल्टी इंटरेस्ट एफटीएस में देखा ये क्या है, आपने 5th 6th 7th उस हिसाब से अप्लाई करना है। हमने देखा दिस इज इंटरेस्ट, तो देखा हमने 915 लगा, राइट सर। 915 लगने के बाद आप चेक करेंगे ये पे कौन कर रहा है, तो पे में 3 स्टेज थी, इट इज फर्स्ट इंडियन गवर्नमेंट पे कर रही है या रेजिडेंट पे कर रहा है या नॉन रेजिडेंट पे कर रहा है। इंडियन गवर्नमेंट पे करती तो बिना सोचे आप क्या करते, इट विल बी डीम्ड टू अकर एज इन इंडिया, राइट। दूसरा रेजिडेंट पे कर रहा होता तो क्या होता, रेजिडेंट पे कर रहा होता तब भी हम क्या मानते, इट इज ऑलवेज डीम्ड टू अक्रूराइज। कब नहीं होता, जब यदि वो पैसा बाहर कहीं लगाया होता फॉरेन बिजनेस और प्रोफेशन के लिए, या वो पैसे से फॉरेन में इनकम अर्न करने के लिए आपने वो पैसा यूज किया होता, तब नहीं करते। ऐसा तो केस नहीं है। यहाँ पेयर कौन है, पेयर है नॉन रेजिडेंट। थर्ड कैटेगरी नॉन रेजिडेंट में इंडिया में टैक्सेबल कब होता है, मतलब इंडिया में एक्रूराइज कब बनता है, आप बताइए। इंडिया में एक्रूराइज बनता है सिंपल, जब वो पैसा इंडिया में बिजनेस या प्रोफेशन में यूज किया गया हो, इंडिया में बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज किया गया हो, इंडिया में इनकम अर्न करने के लिए नहीं हो, इंडिया में बिजनेस और प्रोफेशन में लगना चाहिए। बट यहाँ पे तो अपोजिट हो रहा है, यहाँ तो इन्होंने शेयर्स में लगा दिया। देखिए if interest is payable by non-resident to non-resident, it will be deemed to accrue or arise in India only if money borrowed is utilized for the business or profession carried out by such an in India। अब इस केस में तो इन्होंने शेयर्स में लगा दिया, इसका इंडिया में तो कोई बिजनेस है नहीं, इसने बिजनेस या प्रोफेशन में वो लोन जो मिस्टर ए से लिया था, सॉरी मिस्टर ए ने जो लोन लिया मिस्टर बी से, उन्होंने वो लोन इंडिया में नहीं लगाया, वो लोन इंडिया में लगाया बट शेयर्स में लगाया, इंडिया में उसका कोई बिजनेस नहीं चल रहा है। इसीलिए इन द गिवन केस एनआर जो ए है वो जो फंड्स यूटिलाइज कर रहा है इज यूटिलाइजिंग मनी बोरोड इन इन्वेस्टिंग द शेयर्स, हेंस इंटरेस्ट पेबल ऑन सच बोरोड अमाउंट विल नॉट बी डीम्ड टू अक्रू। क्यों, क्योंकि इंडिया में बिजनेस में नहीं लगाया, अदर देन बिजनेस लगाया, और अदर देन बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है, वो इंडिया में अक्रू नहीं माना जाएगा। परफेक्ट सर। ये देखिए Mr. A paid a sum of 5,000 USD to Mr. B, a management consultant practicing in Colombo, specializing in project financing। देखिए मिस्टर ए ने पे किया है तो मिस्टर बी को, मिस्टर बी कौन है, रेसिपिएंट, मिस्टर ए कौन है, पेयर। मिस्टर बी जो ये है कोलंबो में, और मिस्टर ए तो ऑब्वियसली आप बताएंगे कहाँ पे है, ठीक है। मिस्टर बी हम क्वेश्चन में नहीं दिया है अभी, क्या पढ़ते हैं पूरा। मिस्टर ए पेड ए सम ऑफ, मिस्टर ए ने इसको क्या किया 5,000 USD इन्होंने पे किए,
बी कौन है? मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट है जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग वगैरह कराता है। पेमेंट वाज मेड इन कोलंबो, पेमेंट कोलंबो में गई है। मिस्टर बी इज नॉन रेजिडेंट ऑब्वियसली। द कंसल्टेंसी इज रिलेटेड टू ए प्रोजेक्ट इन इंडिया विद पॉसिबल साइक्लोन कोलैबोरेशन। देखिए कंसल्टेंसी रिलेट करती है इंडिया से, इंडिया में जो प्रोजेक्ट हुआ है कोई साइक्लोन से रिलेटेड, ये हिंट है आपके लिए, ठीक है। इज दिस पेमेंट चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया? इन द एंड फॉर मिस्टर बी। सर देखिए सबसे पहले हमें देखना है कोई भी इनकम को इंडिया में टैक्सेबिलिटी चेक करने के लिए उसकी नेचर ऑफ इनकम क्या है। तो सर सबसे पहले हमने देखा मिस्टर बी ये इंडिया वाला रेजिडेंट है, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है तो हम मानेंगे ये इंडिया में रेजिडेंट है। देखिए मिस्टर बी कौन है? मैनेजमेंट कंसल्टेंट। इसने मैनेजमेंट कंसल्टेंसी दी तब उसको 5000 यूएसडी मिले। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी क्या होती है? फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। सबसे पहले हमने डिसाइड किया सर नेचर ऑफ इनकम। नेचर ऑफ इनकम डिसाइड करने के बाद हमने देखा फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। यदि ये इनकम इंडिया में रिसीव हुई होती, क्वेश्चन में दिया है द पेमेंट वाज मेड टू कोलंबो, यदि ये इनकम इंडिया में रिसीव हुई होती डायरेक्टली तो हमें एक्रू पे जाने की जरूरत ही नहीं थी, ये इंडिया में उसको टैक्सेबल हो जाती, राइट सर। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ, ना ये इंडिया में एक्रू हो रही डायरेक्टली। अब हम चेक करते हैं सेक्शन 9। सेक्शन 9 बात करता है इनकम डीम टू एक्रू राइज। सेक्शन 9 में हम देखा फीस फॉर टेक्निकल सर्विस 917 में आती है, राइट सर। 917 में आती है। देन हम डिसाइड करेंगे पेयर कौन है। पेयर है इंडियन रेजिडेंट मिस्टर ए। मिस्टर ए इज नॉट ए इंडियन गवर्नमेंट। नॉन रेजिडेंट के लिए क्वेश्चन है बोला नहीं था, हम उसे एज्यूम नहीं करेंगे, हम एज्यूम करेंगे इट इज रेजिडेंट। अब सर रेजिडेंट यदि पे करता है तो ऑलवेज डीम टू भी टैक्सेबल माना जाता है, उसको राइट माना जाता है। अब देखिए आप अंडर सेक्शन 5 हम आंसर कैसे लिखेंगे? पहले हम सेक्शन 5 बता रहे हैं स्कोप ऑफ इनकम नॉन रेजिडेंट का। नॉन रेजिडेंट क्यों सर? मिस्टर बी जो है ना वो तो नॉन रेजिडेंट है, तो मिस्टर बी इज रेजिडेंट, सॉरी मिस्टर बी इज सॉरी नॉन ए नॉन रेजिडेंट इज चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग इनकम। नॉन रेजिडेंट के हैंड में किस इनकम का टैक्सेबल होता है बताइए? नॉन रेजिडेंट के हैंड में जो इनकम टैक्स होती है दैट इज ऑलवेज एन इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड एंड इनकम अक्रू और राइजिंग और डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया। उसकी इनकम जो फॉरेन में अक्रू होती है उसको हम इंडिया में नहीं टैक्स करते। बट फर्दर एज पर 917 इफ एफटीएस इज पेबल बाय रेजिडेंट, मैंने बताया ना क्वेश्चन में नहीं बताया था पेयर कौन है, हम मानते हैं रेजिडेंट है। तो सर इफ एफटीएस इज पेबल बाय रेजिडेंट टू एनआर इट विल बी डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया, इट विल बी डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया। कब? ऑलवेज। एक्सेप्ट कब नहीं? एक्सेप्ट व्हेन सच एफटीएस आर यूटिलाइज्ड बाय द रेजिडेंट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, जो बाहर कर रहा है या उसने फॉरेन में कोई इनकम अर्न करनी है। अब अपने केस में देखिए, आप अपने केस में देखिए जो मिस्टर बी ने सर्विस दी मिस्टर ए को, अब मिस्टर ए ने वो सर्विस यूज कहाँ करी है? तो इन्होंने क्वेश्चन में दिया कंसल्टेंसी इज रिलेटेड टू ए प्रोजेक्ट इन इंडिया विद पॉसिबल साइक्लोन कोलैबोरेशन। जो प्रोजेक्ट इंडिया में चल रहा है उससे रिलेटेड ये सर्विस थी, इसका मतलब वो सर्विस इंडिया में यूटिलाइज हुई है। इसका मतलब एक्सेप्शन में तो फॉल नहीं करता कि रेजिडेंट की तो हम कहते हैं ना ऑलवेज टैक्सेबल है, रेजिडेंट के लिए तो ऑलवेज, यदि रेजिडेंट पे कर रहा है एफटीएस इंटरेस्ट रॉयल्टी हमेशा माना जाएगा इट इज ऑलवेज डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया। एक्सेप्शन आता है कि यदि फॉरेन में यूज होती या फॉरेन इनकम अर्न करने के लिए होती। अब क्योंकि आज पहली बात तो रेजिडेंट ने करी, ऊपर से फिर भी इंडिया में हो रही है, ठीक है ना। तो दोनों तरह से हमारे क्या बनता है? दोनों तरह से बनता है हमारा इंडिया में टैक्सेबल। यस पढ़िए दोबारा। ऑल्सो डेट इफ एफटीएस इंक्लूड्स एनी कंसिडरेशन, अभी उन्होंने एफटीएस की डिफाइन कर दिया, एफटीएस क्या है? इट इंक्लूड्स एनी मैनेजरियल, मैंने बताया था 3 वर्ड आते हैं मैनेजरियल टेक्निकल एंड कंसल्टेंसी। अब इसलिए मैनेजमेंट कंसल्टेंट है तो इसको हमने बोला इट इज एफटीएस। दूसरा एफटीएस मैंने जो लास्ट में पैरा आपको सबसे लास्ट में नोट पढ़ाया था ना इंपॉर्टेंट, नॉन रेजिडेंट का इंडिया में प्लेस है या नहीं डजंट मैटर, वो सर्विस इंडिया में नॉन रेजिडेंट ने दी या नहीं डजंट मैटर, तब भी वो उसकी इनकम में इंक्लूड की जाएगी, वही हमने मेंशन किया है। लास्ट आता है कंक्लूजन सर, इन द गिवन केस मिस्टर बी नॉन रेजिडेंट हैज प्रोवाइडेड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी टू द मैनेजमेंट कंसल्टेंसी इन कोलंबो टू मिस्टर ए resident person. The consultancy is provided and used in Indian related project. Hence, FTS shall be deemed to accrue in India irrespective of the place of provision of service and shall be taxable. Perfect है, 917 लग गया, 917 लग गया सर, है ना? ये सर बाकी सर क्वेश्चन 14 और 15 ये सभी हम देखेंगे जब 911 पढ़ लेंगे। तो अब हमारे सामने रहता है 911 और 918, वो मैं उसी के साथ पढ़ूंगा। 911 बिजनेस कनेक्शन है, तो बिजनेस कनेक्शन थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा,
और थोड़ा सा लेंथी है अपने आप में, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी एक्सप्लेनेशन आ जाती हैं एंड देन मतलब मल्टीपल थिंग्स आते हैं। तो 911 हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और इसमें हमारा स्कोप ऑफ इनकम का कंप्लीट चैप्टर कवर हो जाएगा। क्वेश्चंस मैंने कोशिश किया है, सभी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व है, आप इजीली उनको लैंग्वेज वाइज रीड कर सकते हैं, देन उसको समझ सकते हैं। एंड देन इसके अलावा यदि आपकी कोई भी क्वेरी बचती है, आप प्लीज उसे ग्रुप में पोस्ट भी कर सकते हैं। यस सर। सर इसके बाद हम देखें, यदि मैं इसको समराइज कर देता हूँ आज की क्लास को, तो देखते हैं। देखिए सेक्शन 9, आज हमने क्या क्या देखा सर? सेक्शन 9 में हमने देखा 911 क्लॉज 2। तो क्लॉज 2 में था सैलरी फॉर व्हाट सर? सैलरी फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया बाय नॉन रेजिडेंट। सैलरी फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया बाय नॉन रेजिडेंट, सर इट इज ऑलवेज डीम्ड टू अकर राइज इन इंडिया। क्यों? क्योंकि सर इसका प्लेस ऑफ रेंडरिंग कहाँ पर है? सर्विस कहाँ रेंडर हुई है? इंडिया में। ठीक है, राइट सर। इसके साथ इसमें ना एक बात और आई थी कि इसके साथ साथ यदि इसको कोई भी लीव पीरियड की सैलरी मिलती है जो इससे प्रीसीड होती है या इसके बाद, मतलब उसके जॉब से पहले जॉब के बाद किसी भी तरह को उसको लीव पीरियड के बेनिफिट्स मिलते हैं वो, प्लस इसके साथ साथ इसको कोई भी है जो एम्प्लॉयमेंट टर्म्स थी उसकी, जो भी उसकी एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स थी उसके जो बेनिफिट्स हैं वो भी क्या माने जाएंगे? इंडिया में डीम्ड टू अकर राइज माने जाएंगे। 913 देखिए सर, 913 बताइए। 913 था सर सैलरी फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। यहां फर्क है, यहाँ पे क्या है सर? आउटसाइड इंडिया। कौन? बाय इंडियन सिटीजन, बाय इंडियन सिटीजन रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। और सर सैलरी पे कौन कर रहा है? पेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। तो मतलब कौन है? इंडियन गवर्नमेंट। तो इंडियन गवर्नमेंट है तभी वो सैलरी जो बाहर जा रही है ना, जो सर्विस बाहर परफॉर्म हो रही है उसके बदले जो सैलरी जा रही है इंडियन गवर्नमेंट से जा रही है, इसलिए वो इंडिया में डीम्ड टू अकर है। बट इसमें जो अलाउंसेस हैं प्लस पर्क्स हैं वो नहीं आते, वो एग्जेम्प्ट है, वो सेक्शन 10(7) में एग्जेम्प्ट है। प्लस जो पेंशन उसको मिलेगी बाद में वो इंडिया में डीम्ड टू अकर नहीं मानी जाएगी। राइट सर। इसके बाद सर 914 बताइए सर। 914 वाज डिविडेंड। तो डिविडेंड पे करती है कंपनी, और इंडिया में डिविडेंड कौन पे करेगा? इंडियन कंपनी। और इंडियन कंपनी यदि डिविडेंड पे करती है तो इट इज ऑलवेज डीम्ड टू अकर राइज इन इंडिया। बट यदि फॉरेन कंपनी डिविडेंड पे करती है तो वो कभी भी डीम्ड टू अकर राइज नहीं माना जाएगा, डिस्पाइट द फैक्ट यदि चाहे वो इंडिया में रेजिडेंट है तब भी नहीं, और नॉन रेजिडेंट है मतलब इंडिया में रेजिडेंट है ही नहीं, वो तो कभी बाहर ही काम कर रही है, बाहर एवरीथिंग है उसका, तब भी नहीं। 916 5th 6th एंड 7th देखिए, तीनों को एक साथ ले लेते हैं। इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड एफटीएस, इन तीनों में कॉमन है। इन तीनों में इनकम डीम्ड टू अकर राइज कैसे डिसाइड कर रहे हैं? तो मैं याद रखिएगा एक वर्ड, इट इज व्हाट इट इज, आप याद रखिएगा। देखिए इट इज साइटस ऑफ यूटिलाइजेशन, साइटस ऑफ यूटिलाइजेशन। साइटस ऑफ यूटिलाइजेशन इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि उसका प्लेस कहाँ पता लग रहा है, वो कहाँ यूज हो रहा है। जहाँ जिस प्लेस पे ये चीज इसका यूटिलाइजेशन होगा, लोन जो आपने बोरो किया था उसका यूटिलाइजेशन होगा, जो आपने रॉयल्टी वगैरह पे की और उसके बदले जो आपको बेनिफिट मिला उसका यूटिलाइजेशन होगा, वो प्लेस ही डिटरमाइन करेगा कि अंडरलाइन जो उसकी इनकम आ रही है वो क्या है, मतलब वो किस प्लेस पे है, इन इंडिया है या आउटसाइड इंडिया है। तो देखिए रॉयल्टी के लिए देखिए सबसे इंटरेस्ट, इन तीनों के लिए देखिए रिसिपेंट कौन होना चाहिए? नॉन रेजिडेंट। सर यदि रेसिडेंट रेजिडेंट हुआ तो, और सर रेजिडेंट हुआ तो उसकी तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है ना, उसकी तो इंडिया में अप्रूव है या नहीं है, इंडिया के बाहर अप्रूव है या नहीं है, डजंट मैटर। उसको चाहे वो विदेश में जाकर कमा रहा है, चाहे उसका कहीं इंडिया में मिल भी नहीं रही, इंडिया में अप्रूव भी नहीं हो रही, डजंट मैटर, उसका टैक्सेबल होता है। बट इस केस में हम नॉन रेजिडेंट की बात कर रहे हैं। प्लस पेयर कौन है?
रेसिपेंट है नॉन रेजिडेंट को पैसा मिल रहा है क्योंकि नॉन रेजिडेंट ने यहाँ तो लोन दिया होगा, नॉन रेजिडेंट ने यहाँ सर्विस दी होंगी, है ना, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस दी होंगी, या नॉन रेजिडेंट ने कोई राइट ट्रांसफर करे होंगे जिसके बदले उसको रॉयल्टी मिल रही है। मिल किससे रही है सर? पेयर। हु इज पेयर? पेयर है सर इंडियन गवर्नमेंट। पेयर है सर आपका रेजिडेंट, और पेयर है सर नॉन रेजिडेंट। सर देखिए तीनों केसेस में आप देखिए, इंटरेस्ट में यदि इंडियन गवर्नमेंट पे करती है किसको? नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट पे करती है, या कोई रेजिडेंट पर्सन पे करता है इंटरेस्ट, सॉरी रॉयल्टी, सॉरी इट इज रॉयल्टी एंड एफटीएस। ये तीनों आइटम यदि इंडियन गवर्नमेंट पे कर रही है नॉन रेजिडेंट को, तो सर वो इंडिया में डीम टू अक्रूव ऑलवेज माने जाएंगे, नो डाउट। इंडिया उस पर टैक्स लेगा ही लेगा। फिर बात करते हैं सर इंडिया में जो टैक्स रेजिडेंट होता है, रेजिडेंट मतलब तो टैक्स रेजिडेंट की बात कर रहे हैं, जो हमने अभी चैप्टर 2 में देखा था रेजिडेंशियल स्टेटस। यदि उस तरह से कोई रेजिडेंट बनता है, और रेजिडेंट में पता है कमाल की बात, इट इंक्लूड्स आरओआर प्लस आरएनओआर, ठीक है ना। बट कंपनी या एचयूएफ मतलब जो फर्म्स हैं उनमें तो आर रेजिडेंट ही होता है, वहां तो आरओआर आरएनओआर का क्लासिफिकेशन नहीं है, बट नॉर्मली हम देखेंगे आरओआर प्लस आरएनओआर दोनों आते हैं। सर इंटरेस्ट यदि रेजिडेंट पे कर रहा है नॉन रेजिडेंट को तब भी माना जाएगा, यस यस यस, बट विद एन एक्सेप्शन। विद एन एक्सेप्शन बताइए, मैं नॉर्मली मान रहा हूं ये टैक्सेबल है, यस, एक्सेप्शन था, कब नहीं माना जाएगा, मतलब इंडिया में अप्रूव कब नहीं मानेंगे उसको? सर यदि ये वाला जो बंदा है ना, इफ रेजिडेंट यूजेस दैट सर्विस दैट फैसिलिटी, जो उसकी फैसिलिटी है, क्या लोन फैसिलिटी है जो उसने ली है, या सर्विस जो उसने अवेल किया है, सर्विस फॉर नंबर 1 इंडियन बिजनेस के लिए या प्रोफेशन के लिए, या सॉरी इट इज फॉरेन नॉट इंडियन, इट इज फॉरेन बिजनेस के लिए, या फॉरेन इनकम अर्न करने के लिए, फॉरेन में इनकम अर्न करने के लिए, देन इट इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। इसी तरह सर यदि हम बात करते हैं नॉन रेजिडेंट ही नॉन रेजिडेंट को पे कर रहा है, मतलब ट्रांजैक्शन बाहर की बाहर हो रहा है इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, स्टिल इंडियन गवर्नमेंट कहती है नहीं नहीं हम आपको पकड़ेंगे, और पकड़ेंगे किस तरह से? यदि वो सर्विस जो नॉन रेजिडेंट पे कर रहा है ना, जो पेयर है, पेयर कौन है? नॉन रेजिडेंट, तो सर्विस तो इसने ली है, सर्विस ऑफ रेसिपेंट ऑफ सर्विस तो ये वाला बंदा हुआ, ये नॉन रेजिडेंट 1 है, और जो मिल रहा था जिसको रेसिपेंट वो नॉन रेजिडेंट 1 रेसिपेंट है जिसको पैसा मिल रहा है, और जिसने सर्विस खरीदी है बदले में वो नॉन रेजिडेंट 2 है। तो नॉन रेजिडेंट 2 नॉन रेजिडेंट 1 को पैसे दे रहा है, किस लिए? या तो इंटरेस्ट दे रहा है, या रॉयल्टी दे रहा है, या एफटीएस दे रहा है। सर उसका इंडिया में कोई कनेक्शन है? नहीं। फिर भी नॉर्मली तो इसको नहीं मानते, नॉर्मली इसको नहीं मानते, इंडिया में अप्रूव नहीं मानते, बट इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा, यस। एक्सेप्शन कब? यदि सर वो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के केस में तो आप देखिए यदि वो लोन फंड्स इंडिया में यूज करते हैं, लोन फंड्स यूज्ड फॉर वेयर इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशन, इंडियन बिजनेस या प्रोफेशन, मतलब इसमें इंडियन इनकम मतलब अदर देन बिजनेस और प्रोफेशन यदि वो यूज करेगा ना, जैसे अभी हमने देखा क्वेश्चन शेयर्स में यूज कर लिया, उसने शेयर खरीद लिए थे, नहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें अक्रूव नहीं माना जाएगा, बट अक्रूव इंडिया में तभी माना जाएगा जब वो इंडियन बिजनेस या प्रोफेशन में लगाए, किसी और में नहीं। लेकिन एफटीएस और रॉयल्टी में ऐसा नहीं है, एफटीएस रॉयल्टी में इंडियन बिजनेस या प्रोफेशन में लगाए वो तो पहला तो है ही आइटम, नो डाउट। यदि वो एफटीएस रॉयल्टी इंडियन बिजनेस या प्रोफेशन में यूज कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, वहां तो अक्रूव माना ही जाएगा इंडिया में। या यदि वो इंडियन में कोई भी इनकम अर्न करने के लिए लगाता है, इंडियन इनकम अर्न करने के लिए लगाता है, जैसे शेयर की इनकम आएगी उसको, देन वो तो भी इंडिया में अक्रूव माना जाएगा। अभी तो हमने जो देखा ये इसकी समरी थी। 9 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है किसी भी टैक्स पर्सन के लिए। यदि आप देखें टैक्स को क्लियर अंडरस्टैंडिंग तभी होती है जब हम सेक्शन 9 को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्योंकि सेक्शन 9 बेसिक कॉन्सेप्ट का पार्ट है, स्कोप ऑफ इनकम बताता है, और इसको इसकी वजह से ही किसी एनआर की आप इनकम डिटरमाइन कर पाते हैं सही से, वो उसकी इंडिया में टैक्स करनी है नहीं करनी है, ठीक है ना। तो लास्टली बस मैं ये कहूँगा आपको जितना भी है आप रिवाइज कीजिए, उसको ध्यान से रिवाइज कीजिए, जो भी क्वेरीज आप ग्रुप में पोस्ट कीजिए टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे, देन सभी क्वेरीज का मैं पर्सनली रिप्लाई दूंगा। एंड देन इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं वो सेक्शन 9(1) का जो हमारा रिमेनिंग क्लॉज है 9(1) देखने वाले हैं, 9(1) देखने वाले हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बाय।